जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और दोस्त आज हम लगभग जो है आपका 5 मिनट लेट हैं, उसके लिए रियली सॉरी। दरअसल में एक अर्जेंट मीटिंग की वजह से वो समय आपका गया, ठीक है। तो उसके लिए माफ़ करेंगे। और आज दोस्त हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो है हमारा डीपीएसपी, यानी कि आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इनको हम बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों से क्या मतलब है, और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में हमें कौन से अनुच्छेद पढ़ने हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 आज ही की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट साथी अगर मैं बात करूँ पार्ट है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये कौन सा पार्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में डीपीएसपी आते हैं, क्योंकि ये बात मैं आपको बता चुका था। तो उम्मीद करूंगा सभी साथियों की तरफ से आंसर आएगा। और सबका स्वागत है, अपना रश्मा कुमारी, आजमगढ़, सनी राजा, अनुज आरडब्ल्यूए, राकेश पाल, याशी व्लॉग्स, धर्मवीर, विजय, शोभा कुमारी, अंशिका, सारे साथियों का बहुत स्वागत है। बड़े ध्यान से समझेंगे और आराम से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप सब लोगों ने बताया भाग 4 में है। तो भाग 4 में है, इसका मतलब है कि हमारा जो डीपीएसपी है उसके बारे में वर्णन दिया गया है वहाँ पर, उसके बारे में बताया गया है। तो जब हमारी संविधान सभा बैठी हुई थी, तो दरअसल में हमारी संविधान सभा में एक थे BN राव। आप सबको पता होना चाहिए कि वो आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर थे, एक आपका संवैधानिक सलाहकार थे। तो BN राव ने कहा था कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो दो तरह के होने चाहिए। एक तो मौलिक अधिकार जिनको हम पढ़ चुके हैं, वो कैटेगरी 1 हो गई। दूसरा, उन्होंने डीपीएसपी को कहा था कि ये भी मौलिक अधिकार कैटेगरी 2 होने चाहिए। यानी कि अब कैटेगरी 2 क्यों बना रहे हैं, तो एक मौलिक अधिकार तो हम पढ़ चुके हैं जो लागू हैं, आप कहेंगे जिनके हनन पर या जिनके छीने जाने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो दूसरी कैटेगरी 2 क्या बता रहे थे वो, कि भाई आगे जिनको भविष्य में लागू किया जाएगा, जिनको भविष्य में लागू किया जाएगा, यानी कि जो भविष्य में मौलिक अधिकार हो जाएंगे। तो भविष्य में क्यों होंगे, अभी मौलिक अधिकार क्यों नहीं होंगे। तो कॉमन सी समझ आप रखेंगे कि अभी मौलिक अधिकार इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमारे जो स्टेट है या नेशन है उसके पास उतने संसाधन नहीं थे, उतने रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है। जैसे कि आप मुझे बताएं, एक अच्छे से उदाहरण से समझते हैं। जो 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था, वो किस क्षेत्र के लिए हुआ था। सबका आंसर आए तो आप कहेंगे भैया 86वां जो संविधान संशोधन हुआ 2002 में, वो शिक्षा के लिए हुआ था। और उसमें क्या कहा गया था आपका शिक्षा के लिए, कि 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा। लेकिन 2002 से पहले क्या था वो, आप सोचिए। जब हमने उसको 2002 में किया, यानी 2002 से पहले नहीं था, तो पहले कहाँ था, पहले था आर्टिकल 45 में, डीपीएसपी में। तो जैसे ही हमें लगा कि भाई हमारा देश के पास रिसोर्स बढ़े हैं और हम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है एक आपका फ्री एजुकेशन दे सकते हैं, एक निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं, अब हम कैपेबल हैं इस चीज़ के। तो क्या बोला गया, जब संविधान लिखा गया तब तो उसको डीपीएसपी में रखा गया था, लेकिन अभी कहाँ पर है वो, तो आप कहेंगे फंडामेंटल राइट है भैया। यानी आप समझ सकते हैं कि जो आज डीपीएसपी हैं वो भविष्य में क्या बोलेंगे, संसाधन अगर हमारे पास में हुए तो उनके लिए कानून बना करके हम उनको मौलिक अधिकारों में रख सकते हैं, हाँ या ना। क्या समझ आपकी डेवलप हुई, बताएं हाँ या ना। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आपके बेसिक मतलब एक थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम भविष्य में पाना चाहते हैं, मतलब हमारे भविष्य के लक्ष्य और आकांक्षा हैं, ठीक है। ये हमारी कुछ आपका एस्पायरेशंस हैं, एम्बिशंस रही हमारी संविधान सभा की, कि हमारे देश में ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे इसी में बात की गई कि भाई वनों का संरक्षण होना चाहिए। हम सबका जीवन किससे, वनों से जुड़ा हुआ है। दुधारू पशुओं का संरक्षण होना चाहिए, हमारा जीवन उनसे जुड़ा रहा है, हमने उनकी सेवाएं ली हैं, हमने दूध पिया है, ठीक है। हमारे जो स्मारक हैं, या आपका जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 49 को, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है उनको संरक्षित हमको रखना है। कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ना हो जाए, ठीक है, वो अलग रहें, इसके बारे में बात की गई। एक सिविल कोड होना चाहिए, यानी कि इस देश में सभी लोगों के लिए समान कानून होने चाहिए। इन सबको हम पढ़ेंगे। तो शुरू करें, एक बार थम्स अप कर दें जी, हम सीखने के लिए तैयार हैं बहुत विस्तार से। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्यास्त्र कला सेज में। थैंक यू। लिखेंगे एक बार, लिखेंगे एक बार, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसको निर्देशक मत बोलना कभी भी, है ना, निदेशक है। कई बार इसको निर्देशक बहुत लोग लिखे रखते हैं। नीति निदेशक तत्व, यानी कि हम कह सकते हैं आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ 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 द स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी। पहला शब्द देखें, राज्य। राज्य का अर्थ समझते हैं। राज्य की जो परिभाषा हमने पढ़ी थी मौलिक अधिकारों में, वो किस आर्टिकल में पढ़ी थी, वहां पर मैंने आपको समझाया था भाग 3 के जो हमारा आर्टिकल 12 था, वहां पर हमने राज्य को समझा था कि राज्य क्या होता है, ठीक है। उस राज्य के कुछ नीति, नीति का मतलब क्या होता है, नीति का मतलब है साथी पॉलिसी। यानी कि राज्य जब आपका कोई भी पॉलिसी बनाएगा तो उसमें कुछ तत्व होने चाहिए जिनकी अनदेखी ना की जाए। क्या बोलेंगे, कुछ ऐसे, उस पॉलिसी में कुछ ऐसे तत्व होने चाहिए, उन प्रिंसिपल्स को शामिल किया जाना चाहिए जिनकी अनदेखी ना हो। कोई भी कानून आप बनाएं, या कानून कौन बना सकता है, तो आप कहेंगे कानून भैया संसद बना सकती है। या राज्य में कानून कौन बना सकता है, आपका विधानमंडल बना सकता है। तो कभी भी जब वो कानून बनाए तो डीपीएसपी की अनदेखी ना करे,
अब डीपीएसपी की अनदेखी ना करें, इसका मतलब क्या है? तो डीपीएसपी की अनदेखी का मतलब है डीपीएसपी के कुछ उद्देश्य हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिनके लिए डीपीएसपी को हमारी संविधान सभा ने लाया, तो वो क्या है, उन सबको जानना है। देखते हैं, लिखना है इसको अच्छे से, नोट करेंगे। पहले तो इसके बारे में कॉमन चीज़ें जान लेते हैं कि जो हमारा डीपीएसपी है वह भाग 4 में आता है। बताइए किस देश से हमने इसको लिया था? मैंने आपको बताए थे रिसोर्सेज, भाग 4 में है ये, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ये आपका पार्ट 4 में है, डीपीएसपी भाग 4 में है। दूसरा, इंस्पायर्ड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। क्या बोलेंगे? इंस्पायर्ड फ्रॉम, इंस्पायर्ड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आयरलैंड ने क्या खुद बनाया था इनको? तो याद रख लेना, आयरलैंड के जो संविधान है, यानी कि जो आयरिश संविधान है, उसके अनुच्छेद 45 में लिखे हुए हैं। किसमें है? जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 45 में क्या लिखे हुए हैं? जैसे हमारे यहाँ आपका कहाँ से है, 36 से 51, तो वहाँ के आर्टिकल 45 में है। लेकिन यहाँ पर भी ये उधार में आए थे। उधार में मतलब यहाँ पर ये आए थे आपका स्पेनिश संविधान से। आयरलैंड ने भी कहाँ से लिया है उनको? स्पेनिश संविधान से लिया है। और स्पेनिश संविधान में वो मूल हैं, यानी कि ये इन्होंने कहीं से नहीं लिए हैं, इन्होंने इनको खुद आपका इस पर विचार किया और इनको जोड़ा। तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तीसरी बात कॉमन सी क्या होगी? याद रख लेना, इनका वर्णन, इनका वर्णन अनुच्छेद, अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, 36 से 51 में है, ये लिख सकते हैं आसानी से। सरल से शब्द लिखा करो, 36 से 51 के बीच में है। चौथी बात हमको करनी है ताकि हम डीपीएसपी को समझ पाएं, इनका उद्देश्य अर्थात ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। डीपीएसपी के लिए मतलब क्या हमारी संविधान सभा विचार कर रही थी कि डीपीएसपी क्यों होने चाहिए, ठीक है। एक दोस्त ने कह दिया है स्वर्ण सिंह समिति, तो स्वर्ण सिंह समिति दोस्त मौलिक कर्तव्यों के लिए है, ना कि डीपीएसपी के लिए। अभी इसको समझें पहले, तो सब कुछ समझ में आएगा। उद्देश्य क्या था? एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इन्हीं शब्दों में समझा हुआ है, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। यानी कि हम कह सकते हैं डीपीएसपी के थ्रू वो लोग चाह रहे थे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। देखो, लोक कल्याणकारी से आप क्या समझते हैं? लोक से मतलब तो समझते हैं लोग, पब्लिक, जनता। और आपका कल्याण से मतलब क्या होता है? जैसे कि हम मान के चलें कि जो एक व्यक्ति है, अगर किसी फुटपाथ पर उसका जन्म हुआ और उसके माता पिता जो है गरीब थे, तो हमारा संविधान क्या कहता है, मतलब क्या परिकल्पना उन लोगों ने की कि उस व्यक्ति के जो बेसिक नीड्स हैं वो उसको मिलनी चाहिए या नहीं। बेसिक नीड्स में जैसे आपके पास भी होगा घर, हम बोलें कि रोटी, कपड़ा, मकान, उसका पोषण, उसको न्यूट्रिशन मिले, न्यूट्रिशन मिले, है ना। उसका जो जीवन स्तर है वो ऊंचा हो पाए, और उसके निर्वाह के लिए, मतलब कि उसके लाइवलीहुड चल पाए, उसके लिए उसको कुछ आपका इंतजाम भी हो, तो इसी को क्या बोलेंगे? उस व्यक्ति का कल्याण तभी तो हो पाएगा। तो लोक कल्याण से मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जो आपका एकदम से निम्न वर्ग में या निम्न सुविधाओं के साथ में है, उसको भी वो सभी सुविधाएं प्राप्त हो पाए, ये राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। आगे आएंगे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगली बात करेंगे लोक कल्याणकारी। एक बच्चे का अच्छा सा प्रश्न आया है, तो फिर भैया स्पेन के संविधान से ही क्यों नहीं किया ग्रहण? देखो, इस बात को तो संविधान सभा में जो लोग थे वही बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो मेरी समझ है कि जो स्पेन का संविधान है, स्पेन के संविधान में जहां तक हम अंदाजा लगाते हैं, तो स्पेन के संविधान में आपका जो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अगर हम बात करें, या उसके बाद में हम डीपीएसपी की भी बात करें, तो मुझे पहले मैं क्वेश्चन जानना चाहूंगा, मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाँ या ना? आप कहेंगे जी हाँ जा सकते हैं। लेकिन वहीं पर अभी मैं आगे आपको इस बात को बताऊंगा कि डीपीएसपी का अगर हनन हो रहा हो, यानी डीपीएसपी में जो निर्देश दिए गए हैं उनके हनन पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यही सही एकदम से व्यवस्था जो है वो आयरलैंड के संविधान में है, और यही व्यवस्था हमको भी रखनी थी अपने यहाँ पर, तो हमने इसको कहाँ से लिया? इसलिए आयरलैंड से लिया। हम सब करें, बात क्लियर है, ठीक है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। दूसरी बात क्या कर रहे थे? दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा?
पढ़ाई पे ध्यान लगाएंगे दोस्त। अतिरिक्त प्रश्न इनको आप खोज सकते हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। जो छात्र कुछ जानना चाहता है वो सब जान जाता है, अगर उसमें जानने की इच्छा सही में है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस समझते हैं भाई? सामाजिक का मतलब क्या है कि जो समाज में आपका एक अंतर है अमीर और गरीब का, तो वो जो असमानताएं हैं वो कम हो। ठीक है, मतलब लोगों के बीच में जो बहुत बड़ा गैप है उसको फिल करने का काम आपका स्टेट करे। दूसरी चीज आपका इकोनॉमिक जस्टिस, जैसे मान के चलिए कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको न्याय इस देश में मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ या ना? आप कहोगे भैया मिलना तो बड़ा मुश्किल है, सिर्फ संविधान में लिख जाने मात्र से नहीं बनता है। ठीक है, उसमें फिर लोगों के अपने इंटरेस्ट शामिल हैं। लेकिन संविधान चाहता क्या था कि अगर सब लोग नैतिक हों, जितनी हमारे यहाँ संस्थाएं काम कर रही हैं या जो अथॉरिटीज हैं वो सब नैतिक हो जाएं, यानी कि मोरल हो जाए, तब उस बात की परिकल्पना कीजिए कि अगर सब कुछ एक परफेक्ट वे में हो तो क्या एक गरीब व्यक्ति को न्याय मिलेगा? तो आप कहेंगे हाँ। जैसे कि उसके पास वकील करने के पैसे नहीं है तो वो क्या कर सकता है, एक सरकारी वकील की मदद उसे मिलेगी। हालांकि सरकारी वकील और प्राइवेट वकील की तुलना आप करेंगे तो प्राइवेट वकील जो होता है अपने केस को आप देखेंगे वो जद्दोजहद से लड़ता है और अपने जो अभियुक्त है उसको बचाने के लिए तमाम प्रयास करता है। जबकि सरकारी वकील का रवैया लगभग क्या होता है कि ठीक है, बात बने तो ठीक, ना बने तो ठीक। अगर वो सरकारी वकील, उनकी हम एक्सेप्शन केस में रखेंगे, जो अच्छे एडवोकेट्स हैं, जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स अच्छे हैं, और अच्छे लोग आप जानते ही हैं कि दुनिया में कितने हैं, है ना? तो सामाजिक और आर्थिक न्याय ये चाहते थे। तीसरी बात याद रख लेना, क्या उद्देश्य था? तीसरा उद्देश्य इसका लिख लेना, कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाए। डीपीएसपी में क्या बात की गई है? डीपीएसपीज को ध्यान में रखा जाए, ध्यान में रखा जाए। ठीक है, मतलब इनको सेंटर में रख के देखा जाए कि भाई क्या चाहते हैं, हमारा स्टेट कैसा होना चाहिए। कोई दिक्कत? एक अगली बात लिखेंगे जो इसके बेसिक समझ आपको बताएगी कि क्या है। आगे चलते हैं, अगले पेज को ले लेते हैं इसमें। यहाँ से आएगा ना पेज। आज हमारे पास वो स्लाइड नहीं है ना, वो स्लाइड अभी आगे आएंगी। लिखना क्या बोलेंगे, ये सकारात्मक हैं, ये सकारात्मक हैं। डीपीएसपीज आर पॉजिटिव इन नेचर, पॉजिटिव इन नेचर। अच्छा मुझे बताइए जरा, मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति थी वो कैसी थी? फंडामेंटल राइट्स की। तो आप कहेंगे फंडामेंटल राइट्स भैया हमने बहुत अच्छे से पढ़े। फंडामेंटल राइट्स की जो आपका नेचर था वो था आपका नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, राज्यों को इस काम को करने के लिए रोका गया था कि वह धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो वहां पर नहीं शब्द का जोर आया था, हमने बताया था कि वो नेगेटिव है। लेकिन यहां पर क्या बात की गई है, सकारात्मक का यहां पर क्या मतलब है कि राज्य को करने के लिए कहा गया है, वहां पर नहीं शब्द का इस्तेमाल था, तो इसीलिए उनको हमने नेगेटिव इन नेचर कहा। इनको हम पॉजिटिव इन नेचर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि राज्य को ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर भैया निर्देश दिए गए और राज्य पालन ना करे तो तब भी क्या आप कोर्ट जा सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, निर्देश हैं कि उसे ऐसा करना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं, एक सकारात्मक संदेश मैं आपसे कहूं या नकारात्मक मैं बोलूं कि माता पिता से ऊंचे स्वर में बातचीत नहीं करनी चाहिए, ये वाक्य कैसा है? तो आप कहेंगे नेगेटिव इन नेचर है, क्योंकि नहीं का इस्तेमाल हो गया, नकारात्मक है। वहीं पे मैं आपसे बोलूं माता पिता की सेवा करनी चाहिए या माता पिता से बहुत अच्छे स्वर में बात करनी चाहिए, तो ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव इन नेचर हो गया, पॉजिटिव इन नेचर हो गया। जरूरी तो दोनों ही बातें हैं। तो जब पॉजिटिव इन नेचर की बात हम कर रहे हैं और मान के चलो राज्य ये कह दे कि आपको यह काम करना चाहिए, या राज्य ये बोल दिया कि राज्य आपके माता पिता की मदद के लिए व्यवस्था करे जब वह बुजुर्ग अवस्था में हो, और राज्य ना करे तो आप कहेंगे भैया हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कोर्ट लेकिन मौलिक अधिकारों के हनन पर जा सकते हैं। तो इसको इसीलिए कहते हैं, क्या अगली बात आती है कि डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय नहीं का मतलब क्या है? डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल, आर नॉट एनफोर्सेबल। मौलिक अधिकार आपके फोर्सेबल एनफोर्सेबल थे, है ना, ये नॉट फोर्सेबल है। ठीक है, अब ये तो बात समझ में आ गई कि हमने इनको कहाँ से लिया, किस संविधान से लिया, डीपीएसपी को शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या था। अब बात आती है कि उस समय के जो आपका, अगर हम बात करें, जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी दिए जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं लिखेंगे। जैसे इसमें आपका पहला आता है, डीपीएसपी को अनोखी विशेषता किसने कहा है? क्योंकि यहां से आप समझोगे डीपीएसपी को और भी अच्छा।
डीपीएसपी को अनोखी विशेषता किसने कहा है? जो लोग जानते हो वो हमेशा बताया करें। अनोखी विशेषता यानी कि यूनिक फीचर किसने कहा है? डीपीएसपी इज द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, ये इनका स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, तो डीपीएसपी क्या है? एक अनोखी विशेषता है। संविधान की आत्मा किसने कहा है डीपीएसपी को? संविधान की आत्मा, द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, क्या बोलोगे? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब तीन चीजें आ चुकी हैं हमारे पास। अच्छा मुझे बताओ, अगर नाम दे करके पूछे, देखो ऐसे पूछे आपसे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो तो हम जानते हैं प्रियम्बल है, उद्देशिका है। लेकिन नाम दे करके पूछे कि बाबा साहब ने संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को माना है, तब क्या आंसर होगा? तब आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। ऐसे ही नाम दे करके आपसे पूछेगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो सॉल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, वो किसको कहा है, तो तब आंसर क्या हो जाएगा आपका? तब आपका आंसर होगा भैया क्या? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। किसको? डीपीएसपी को कहा है। तीसरी बात, इसको सच्चा कूड़ादान, यानी ये किसी काम के नहीं है, बस ऐसे ही इनको शामिल कर लिया गया। भविष्य में तो ये काम के हो जाएंगे लेकिन अभी काम के नहीं है। टी कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी क्या बोल दिया उसको? सच्चा कूड़ादान, यानी कि एक ट्रू डस्टबिन इन्होंने कहा है इसको। ट्रू डस्टबिन, एक ट्रैश कैन, ट्रैश कैन भी आप लिख सकते हैं। ट्रू डस्टबिन और ट्रैश कैन इन्होंने कहा। देखो कूड़ेदान से मतलब समझिए, आप सबके घर कूड़ा निकलता होगा, क्या वो कूड़ा किसी काम का है, हाँ या ना? बोलो ये भी फटाफट से, सारे लोग बताएंगे। आप सबके घर कूड़ादान निकलता होगा, वो किसी काम का होता है, हाँ या ना? सोच समझ के जवाब दिया करो, ऐसे नहीं कुछ लोगों ने यस लिख दिया, कुछ ने लिख दिया नो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे भैया जब हम घर से फेंक रहे हैं तो हमारे अभी काम का तो नहीं है, लेकिन कूड़ा कहां पर पहुंचेगा लास्ट में? तो कुछ तो चीजें काम की होती होंगी। कूड़ा घर का मतलब क्या हो गया? लास्ट में कूड़ा घर में जाएंगे, उसको रिसाइकिल किया जाएगा। जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल किया जाएगा, जो चीज़ें रिसाइकलेबल है उनको रिसाइकिल कर लिया जाएगा, फिर से चीज़ें उससे बना दी जाएंगी। कूड़े से कितनी चीज़ें आजकल बन रही है। तो आप कहोगे एट द लास्ट तो वो काम का हो जाता है, लेकिन शुरुआत में तो वो किसी काम का नहीं है। मतलब अपने घर का कूड़ा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसको शुरुआती दौर पर वो स्टेटमेंट दिया है कि वह एक कूड़ादान है। ठीक है, भविष्य में चाहे कहीं भी प्रयोग हो या ना हो, या भविष्य में क्या होगा, अभी वह कूड़ादान है। ठीक है, एक स्टेटमेंट आता है, अगला नोट करेंगे। एक स्टेटमेंट है संविधान, सॉरी इसको प्लस ही करना पड़ेगा, ओके नोट करें। क्या बोलेंगे? एक तो सच्चा कूड़ादान हमने बता दिया। क्या बोलेंगे? ऐसा चेक जिसका भुगतान, ऐसा चेक जिसका भुगतान भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करे, बैंक अपनी सुविधा अनुसार करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेटमेंट जो दिया वो किसने दिया है? केटी साहा ने दिया है, केटी साहा ने। अच्छा इस बात से क्या मतलब है ये समझे। जैसे कि आप चेक तो जानते होगे ना, जो चेक बुक होती है हमारे पास में, जैसे मान के चलो आपके खाते में 50,000 रुपए हैं, तो आप किसी को वो चेक दे सकते हैं, हाँ या ना? किसी को आपने बोल दिया कि भाई 50,000 रुपए हैं, तो बैंक उन्हीं 50,000 रुपए को जिसके नाम पर आपने चेक काट के दिया है, या उस चेक को आपने ड्रॉ किया है जिसके भी नाम पर, तो उसको बैंक देगा या नहीं देगा? 50,000, आप मालिक हैं उस चीज़ के। तो आप कहेंगे बिल्कुल भी, अब बैंक जो है यही करता है कि चेक में जो हमने अमाउंट भर दिया है, अगर हमारे अकाउंट में वो पैसा, अब आपके अकाउंट में 50,000 और आपने 60,000 का चेक काट दिया, तो क्या बोलेगा बैंक? उसको बाउंस कर देगा। लेकिन देखो यहां पर क्या कहा गया है, ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करे। मतलब आपके पास बेशक से 50,000 रुपए आपके अकाउंट में, लेकिन बैंक 40,000 देगा, तो अपनी सुविधा से चल रहा है, अपनी सुविधा से मतलब अपनी कन्वीनियंस से काम कर रहा है बैंक। तो उन्होंने कहा डीपीएसपी भी ऐसे ही हैं, डीपीएसपी भी ऐसी हैं। यानी कि डीपीएसपी से मतलब है कि भाई राज्य को दे तो दिए ये अधिकार कि वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे, लेकिन राज्य करे या ना करे वो राज्य की अपनी मर्जी रहेगी। बात समझ में आई? यानी राज्य इसको अपनी सुविधा से, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है आपका, समान सिविल संहिता आर्टिकल 44, क्या वो सभी राज्यों में लागू है? तो आप कहेंगे सभी राज्यों में लागू नहीं है। अच्छा किस राज्य में लागू है? तो आप कहेंगे भैया वो लागू है आपका गोवा में, लागू है, गोवा में लागू हुआ था। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? तो यानी गोवा ने तो प्रयोग कर लिया उसको अपनी सुविधा के अनुसार। तो क्या समझेंगे? एक ऐसा चेक जिसको बैंक अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करे, बैंक अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करे। ए चेक
चेक, एक ऐसा चेक है दैट द बैंक पेज एट इट्स कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देगा। ओके, समझ में आई बात? अगली बात करते हैं, संविधान के जीवनदायी प्रावधान किसने कहा है इनको? संविधान के जीवनदायी प्रावधान, जीवन देने वाले प्रावधान किसने कहा है? एल एम सिंघवी साहब ने कहा है। एल एम सिंघवी। क्या हो गया यहां से? संविधान के जीवनदायी प्रावधान यानी लाइफ गिविंग प्रोविजंस, लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अगर राज्य डीपीएसपी का पालन कर ले तो डीपीएसपी व्यक्ति के लिए क्या हो जाएंगे? वो उनके लिए लाइफ गिविंग अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको जीवन देने वाले अवसर हैं, अगर सही तरीके से इनको राज्य लागू करे तो। क्या बोलेंगे? लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, इसको किसने कहा है? ये कहा है केसी वियर ने। किसने कहा है? केसी वियर ने कहा है। मैनिफेस्टो ऑफ क्या बोलेंगे यहां पर? गोल्स, लक्ष्य अर्थात गोल्स एंड एस्पायरेशंस, इसका भी मतलब समझेंगे। मुझे एक बात बताओ कि आपका कुछ लक्ष्य होगा, तो लक्ष्य किसके लिए होता है? लक्ष्य आपका भविष्य के लिए होता है या आपका भूतकाल के लिए होता है, यानी कि फ्यूचर के लिए होता है या पास्ट के लिए होता है? जरा बताएं। जो लक्ष्य होता है, हम कोई भी लक्ष्य अगर निर्धारित कर रहे हैं, हमारी संविधान सभा ने कोई भी लक्ष्य, दोस्त अतिरिक्त बात नहीं करेंगे प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप सारे लोगों से, ठीक है? प्लीज अतिरिक्त बातें ना करें। सर आपने यूट्यूब से परिणाम बैच हटा दिया है, आपकी हकीकत पता चल गई है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर आपको हमारी हकीकत पता चली है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है दोस्त, ये तो अच्छी बात है, हकीकत पता चलनी चाहिए, है ना? वो उसके लिए मतलब ऐसा नहीं हो सकता मैं हर क्लास में बात करूं या हर रोज़ मैं उसके लिए आपको समझाऊं, क्योंकि इस क्लास में हम लोग जुड़े हैं। वो बैच साथी जब पिछले साल जब दिल्ली पुलिस का बैच आया था, उससे पहले का बैच है वो परिणाम बैच। कुछ लोग कह रहे हैं, किसी ने वीडियो बना दी है, लोगों को ये रहता है कि टीआरपी किस चीज़ से मिलेगी, तो उन्होंने बोला कि यार आरडब्ल्यू वालों ने जो प्ले लिस्ट है वो जानबूझ करके हटाई है, क्योंकि इन्हें अपना पेड बैच सेल करना है। वो दोस्त पिछली बार के पेड बैच से पहले का है। अगर हमें हटाना होता और बैच ही सेल करना होता तो जब वो बैच आ रहा था अगले वर्ष तब हटाते ना उसको। या कोई भी क्लास जो देगा उससे भी तो अर्निंग ही होती है, यूट्यूब पे अगर वो क्लासेस रहेंगी लोग उसको देखेंगे तो उससे भी अर्निंग होती है। तो थोड़ा लॉजिकली सोचा करो। अगर बोला टेक्निकल एरर है तो मिथ्स टेक्निकल एरर है। अगर हमारी फ्री देने की मनसा ना होती तो ये क्लासेस आपके लिए नहीं चल रही होती। इस चैनल पे लगभग 9 लाख बच्चे जुड़ने वाले हैं, वो 9 लाख बच्चों का भरोसा नहीं होता। आज आपको पता है लोग एप्लीकेशन पे पढ़ाते थे कई कई हज़ार रुपये लेकर के, आज सबको यूट्यूब पे पढ़ाना पड़ रहा है। सबको, सबको मतलब सबको। वो पॉसिबल किसकी वजह से हुआ? कभी विचार करना अकेले बैठ के। वाई ये कोर्सेज सस्ते क्यों हुए, सब यूट्यूब पे क्यों आ गए? ये जो रिवॉल्यूशन है ये किसने किया था? कौन इसके लिए आप क्रेडिट किसको देंगे? जिस किसी को भी आप देना चाहे, आपका स्वतंत्र विचार होगा। तो कुछ भी कहने से क्वेश्चन मार्क, या किसी ने कोई वीडियो बना दी, एक बच्चे ने मेरे पास मैसेज करा है, उसने बोला है जी, उसको बैच का नाम भी नहीं पता है, उसने बोल दिया जी आपने अवसर बैच हटा दिया। इसका मतलब उसको नाम भी नहीं पता कौन सा बैच हटा है कौन सा नहीं हटा है, और उसने कोई वीडियो देखी और मैसेज कर दिया। ऐसा नहीं होता है दोस्त, वी आर नॉट ऑफ दैट नेचर। समझ जाओगे तो ठीक है, बाकी तो कहते व्यक्ति के जो शब्द है वो निरर्थक होते हैं, उनका कोई इतना बड़ा अर्थ होता नहीं है। आए वापस। तो मैंने आपसे कहा जो आपके लक्ष्य होते हैं वो भविष्य के लिए होते हैं, आपने कहा भैया फ्यूचर के लिए होते हैं। तो हमारी जो संविधान सभा है उसके जो टारगेट्स थे कि वो भविष्य में क्या चाह रही है, वही डीपीएसपी है। भाई आप सबकी एक आकांक्षा होगी ना कि कल आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो, आप एक अच्छी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर पाए, तो आपके कुछ सपने होंगे। तो आपके कुछ सपने यानी कि वो आपकी आकांक्षाएं हैं। अब ये जरूरी है क्या कि आपकी जो आकांक्षा है वो पूरी हो? क्या ये जरूरी है कि आकांक्षाएं पूरी हो, हाँ या ना? आप कहेंगे भैया बिल्कुल जरूरी नहीं है, हम आकांक्षा रख सकते हैं, ऐसी हमारी संविधान सभा ने आकांक्षाएं रखी डीपीएसपी को लेकर के। तो वो लक्ष्य और आकांक्षा हैं जो शायद पूरे हों भी या नहीं, हो सकता है लक्ष्य पूरा हो सके, हो सकता है जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी हो सकती, इसकी भी संभावना है। तो ये दे दिया गया किसको? स्टेट को, राज्य को दे दिया गया।
बात क्लियर है? इतनी छोटी सी बात है। मैंने बताया BN राव साहब थे, इनका क्या मत था? इन्होंने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी दो कैटेगरी बना दो। एक तो कैटेगरी 1 अभी के लिए, जो अभी लागू कर दिए गए, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि जो किस में है, भाग 3 में है, जो हम भाग 3 में पढ़ भी चुके। और दूसरा इन्होंने कहा कि एक कैटेगरी 2 बना दो, एक दूसरी कैटेगरी बना दो। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझे। कैटेगरी 2 में ये तो क्या हो गया, ये तो लागू है, ये तो इंप्लीमेंटेड है। इनको बोल दिया गया कि ये रख लेते हैं फॉर फ्यूचर। फॉर फ्यूचर कि जैसे ही हमारे देश के पास में आपका रिसोर्स हो जाएंगे, रिसोर्स हो जाएंगे। जैसे मुझे बताओ, आज के टाइम पे एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिलती है, नहीं मिलती है? अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। सबको तो नहीं, लेकिन अधिकांश को मिलती है कि नहीं मिलती है? तो आप कहेंगे हाँ भैया मिलती है। बेरोजगारी भत्ता भी कई जगह दिया जाता है, आप कहेंगे हाँ दिया जाता है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे, बल्कि हमारे देश के बारे में तो लोगों का ये मत था, अंतर्राष्ट्रीय मत ये था कि ये देश सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ये तो कमाल रहा कि हमको नेहरू जी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले जो विजनरी थे, जबरदस्त प्रधानमंत्री थे। उनकी योजनाओं की वजह से कहते हैं कि देश एक नए पटल पे खड़ा हुआ। तो इनको बोला गया कि भाई ये भविष्य में हो जाएंगे, जब रिसोर्सेज होंगे तब हो जाएंगे। ओके, बात क्लियर है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ तक? यहाँ तक की बात में किसी भी मेरे साथी को कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई, किसी को कोई परेशानी? अब आपने देखा होगा कि जो DPSP हैं उसमें कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल 36 से 51। तो उसमें बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, उन अनुच्छेदों को वर्गीकृत किया गया है। लेकिन आपको याद रख लेना, उनको वर्गीकृत करने के लिए कितनी प्रकार हैं, कितनी तरह से बांटा जाता है, और उनको राजनीतिक विश्लेषकों ने बांटा है, राजनीतिक विशेषज्ञों ने बांटा है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP को लेकर के या DPSP को कहीं भी कैटेगराइज नहीं किया गया है। बोले क्या हमारे DPSP को संविधान में वर्गीकृत किया गया है, हाँ या ना? तो पहले तो ये समझ रखनी है ना। आप बोलेंगे तो ये मतलब राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार एक सामान्य विचारधारा है। इसमें क्या बोला जाता है, लिखना, DPSP को 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है, या 3 तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। ये लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 3 तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये बात याद रखेंगे, है ना? ठीक है, याद रख लेना। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको लिख ही लो तुम किनारे पे। कॉन्स्टिट्यूशन डजेंट कंटेन एनी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, एनी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि संविधान में किसी प्रकार का, लिखें हिंदी में, संविधान में किसी प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं दिया गया है, कोई वर्गीकरण नहीं दिया गया है। ओके, क्या बोलेंगे? लिखना इसको। DPSP को 3 तरह से वर्गीकृत, यानी कि कैन बी कैटेगराइज इन 3 वेज, और 3 टाइप्स, कुछ भी लिख लीजिए। तो क्या बोलेंगे वो कौन कौन से तरीके हैं? पहला तो बोलते हैं, पहला होता है आर्थिक एवं सामाजिक सिद्धांत, यानी कि वो हमारे आर्टिकल्स जिनमें आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों की बात की गई है। आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत, 2-3 लाइन छोड़ करके लिखना, यानी इनको हम लिख सकते हैं इकोनॉमिक एंड, 2 लाइन छोड़ देना, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल्स। दूसरी बात की गई है यहां पर गांधीवादी सिद्धांतों की, गांधीवादी सिद्धांत, गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स। एंड थर्ड वन इज उदारवादी, इनको उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांत भी कहते हैं। उदारवादी सिद्धांत, तो कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं, उदारवादी और बौद्धिक लिख लीजिए, यानी कि लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल लिख लीजिए, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, या लिख लीजिए लिबरल प्रिंसिपल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों लिख सकते हैं जी ऐसा कुछ भी? क्योंकि संविधान में इसको वर्गीकृत नहीं किया गया है। लिबरल, लिबरल प्रिंसिपल्स। अब कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो हमको समझना है। देखो नाम आ रहा होगा आपका, यानी कि आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत से मतलब ही क्या है कि जो समाज को ध्यान में रखते हुए, समाज को केंद्र में रखते हुए DPSP हैं। जैसे आर्टिकल 38 हो गया, इसमें लिख लो एक बार पहले तब समझाते हैं। 38, 39 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया, 43 हो गया, और 43A है इसमें, 43A।
गांधीवादी सिद्धांत, ऐसे ऐसे डीपीएसपी जिनमें गांधी जी की विचारधारा झलकती हो। गांधी जी की विचारधारा, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है हमारा ग्राम पंचायत। तो गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में बहस थी इस बात को लेकर के, आप सबको पता होना चाहिए कि गांधी जी क्या चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि ग्राम पंचायत हो, यानी कि गाँव में आपका प्रधान हो जो गाँव के विकास के लिए काम करे, और गाँव में एक समिति हो आपका जो इस बात के लिए काम करे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे नहीं, वह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ता है, और जो पैसा जो होता है वो जब तक गाँव में पहुंचता है, जैसे कहा जाता है कि 100 रुपये अगर केंद्र सरकार से चलते हैं तो गाँवों तक वो 1 रुपया बचता है। ठीक है, तो उसमें तो मोरलिटी फिर लोगों की खत्म हो गई, तो लोगों का भ्रष्टाचार है उसका कारण। ठीक है, तो गांधी जी कहते थे कि ठीक है, कम से कम 1 रुपया तो पहुंचता है, और अगर हम ग्राम पंचायत ही नहीं रखेंगे तो गांव उससे भी वंचित हो जाएंगे। तो जैसे गांवों को लेकर के गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी कहते थे कि भारत जो है वो गांवों का देश है। गांधी जी क्या कहते थे, गांवों को बढ़ाना है। गांधी जी तो जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, इसके खिलाफ थे। गांधी जी क्या चाहते थे कि भाई चीज़ें स्वदेशी हों। ठीक है, और जो कुटीर उद्योगों, कुटीर उद्योग का मतलब आपका क्या हुआ, कुटीर उद्योग समझते हैं, जैसे कि बांस से हम कुछ बना रहे हैं आपका, या आपका मान के चलो मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, तो उन्होंने कहा इन चीज़ों को बढ़ावा मिलना चाहिए। जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। तो गांधी जी के ये मतलब विचार थे। तो जो गांधी जी के विचारों से प्रेरित या गांधी जी के विचारों से समानता खाने वाले डीपीएसपी हैं, उनको हम गांधीयन में रखते हैं। बात क्लियर है, गांधीयन में रखेंगे। तो गांधीवादी सिद्धांत में कौन से आते हैं, जैसे आर्टिकल आपका 40 हो गया, एक 43B हो गया जो मैं अभी कह रहा था कुटीर उद्योगों के लिए, एक 46 हो गया, ये यहाँ पे बात आएगी SC ST के लिए। तो गांधी जी हरिजनों के लिए भी काम कर रहे थे कि भाई जो हरिजन है उनको हमको सम्मान करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। 47 और 48, जैसे 47 में गांधी जी कहते थे कि भाई जो हमारी देह है, शरीर है, वो कहते हैं कि देह में ईश्वर का वास होता है, तो उस देह का ध्यान रखना चाहिए। तो शरीर के लिए बात की गई है, पोषण के लिए, कहाँ पर 47 में। 48 उदारवादी सिद्धांत में फिर बाकी के देखिए कौन कौन से, आर्टिकल 44 हो गया आपका, कुछ कॉमन भी है याद रख लेना, कुछ जो है 45 हो गया, जैसे 48 यहाँ पर भी है। तो 48 यहाँ पर क्यों है, क्योंकि वो लिबरलिटी को दर्शाता है कि भाई हमको जो है मान के चलो पशुओं की देखभाल करनी है, और वहाँ पर गांधीवादी सिद्धांत में भी गांधी जी के विचारों से भी वो मेल खाता है। तो आपको कई बार दिखेगा कुछ जो आपका अनुच्छेद है वो यहाँ भी, यानी उनमें वो दोनों ही सिद्धांत हैं। बात समझ में आई। 48 हो गया, 48A हो गया पर्यावरण के लिए आपका, 49 हो गया आपका किसके लिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, 50 हो गया आपका न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण, और 51 यानी कि जो इंटरनेशनल पीस की बात करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करेगा। तो इनको हमने इन तीनों में क्यों रखा है, समझ गए। जैसे आर्टिकल 39 आपके लिए सबसे परिचित हो गए। इनमें से सबसे अच्छा किस आर्टिकल को जानते होंगे, मैं मानूंगा कि आप इसको शायद जानते होंगे, आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 39 में एक व्यवस्था की गई है कि आपका जो समान और निःशुल्क न्याय है, यानी कि वो सबको मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, तो न्याय सबको मिलना चाहिए। तो ये एक सामाजिक बात हुई या नहीं हुई, यानी समस्त समाज को ध्यान में रखते हुए ये बात हुई या नहीं हुई। अभी मैं उम्मीद करूंगा कि आप में इनमें से किसी आर्टिकल को नहीं जानते होंगे, जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो जब किसी आर्टिकल को पढ़ें तो आपको देखना होगा क्या उसमें समाज और आर्थिक चीज़ों का ध्यान रखा गया है। किसी भी आप पढ़ेंगे जब, तो इसके लिए आपको गांधी जी की विचारधारा पता होनी चाहिए। गांधी जी की विचारधारा ही आप नहीं जानते होंगे तो फिर तो आपको सीधे पढ़ना पड़ेगा। उदारता का मतलब होता है लिबरल होना, यानी कि किसी की भी हम बात करें, जैसे आर्टिकल 44 है कि भाई सबके लिए एक कानून समान होना चाहिए, एक सिविल कोड होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन होता नहीं है सबके लिए बराबर, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप कहेंगे भैया अगर सबके लिए बराबर नहीं होता, यानी कि उदारता की बात कर रहा है, एक समानता की बात कर रहा है, किसकी, समानता की बात कर रहा है। जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, इसको आप जानते होंगे। ठीक है, तो यानी कि जो जैसे हमारा मान के चलो आप कोई मंदिर है, तमिलनाडु का मंदिर है जो द्रविड़ शैली का बना हुआ है, तो हमारे अपने लोगों ने, देश के लोगों ने उसको बनाया, तो हमको उसे बचाना चाहिए या नहीं, मतलब उसको कंजर्व करके रखना चाहिए, उसको संरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल भैया उसको संरक्षण देना चाहिए, भाई हमारी अपनी वो विरासत है, हमारी अपनी विरासत है, हाँ या ना, सारे लोग बताएं एक बार। तो आप कहेंगे हाँ जी। तो ये उदारता की ही तो बात हुई। अब कोई बोले कि मान के चलो इस मंदिर को तोड़ दो, इस मस्जिद को तोड़ दो, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देता है जो कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के लिए, कई बार आंदोलनों में, हिंसा में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को क्षतिग्रस्त किया जाता है जो आपका नेशनल इंपॉर्टेंस की होती हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो राज्य का अपना मतलब एक विवेक है कि राज्य को उसको लागू करना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आप शुरू करें, शुरू करें दोस्त, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आर्टिकल 36, ये फॉन्ट दिख रहा है, क्वालिटी बढ़ा लेना थोड़ा। क्या ये फॉन्ट आपको दिख पा रहा है, बताएंगे भैया। मॉन्यूमेंट्स को भी बचाएंगे ना, हाँ सबकी बात करेंगे, सबकी बात बताएंगे। बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य की परिभाषा मुझे बताओ, हमने कहाँ पर पढ़ी थी, किस आर्टिकल में पढ़ी थी। राज्य की परिभाषा हमने किस, सबकी तरफ से आंसर आए, जो हम पढ़ चुके हैं वो आपको सबको बताना है। तो आप कहेंगे भैया
लिखना है इसको, राज्य की परिभाषा। तो आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है? राज्य की परिभाषा वही है, आराम से लिखना, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। राज्य की परिभाषा वही है जो भाग 3 के आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 12 में है, राज्य की परिभाषा वही है। क्या बोलेंगे? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज सेम एज इन पार्ट 3। इतना लिख लेंगे, पार्ट 3 और आर्टिकल 12 जो भी आप लिखें। तो राज्य की परिभाषा यानी कि 12 और 36 में, क्योंकि भाई अब जब यहाँ पर डीपीएसपी की बात होगी तो यहाँ पर राज्य को निर्देश दिए जाएंगे। तो आप ये ना सोचें कि क्या इस बार क्या आपका यूपी को निर्देश दे रहा है, या आपका बिहार को, या मध्य प्रदेश को, या राजस्थान को, या बंगाल को ये निर्देश दिए जा रहे हैं क्या। तो ऐसा नहीं सोचना, आप कहेंगे राज्य से मतलब वही है। बात क्लियर है? तो कहीं भी राज्य शब्द आएगा तो आप उसका कोई और मायना ना निकाले, आप समझे कि राज्य को जो समझा दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि भाई बार बार राज्य की बात होगी। तो यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया, पहले ही आर्टिकल में, कि राज्य वही है जो आपका पार्ट 3 में है। कोई दिक्कत? दूसरी बात, आर्टिकल 37 नोट करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। कार्यों के बारे में अवगत कराता है, लिख ले पहले, तब समझेंगे इसको। आराम से लिखें। आर्टिकल 12 क्या बताता है? कि जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 है वो नीति निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में बताता है। अब कार्यों से क्या मतलब है कि डीपीएसपी में जो भी काम किए जाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया, वो वाद योग्य होंगे या नहीं होंगे। तो आप क्या बोलेंगे? नॉट एनफोर्सेबल है, यानी कि आप कोर्ट नहीं जा सकते अगर ये लागू ना भी हों। लिख लेना, यहीं पर एक बात हमारी निकलेगी। क्या हो गया यहाँ से एक बात? इनके जो कार्य हैं वो वाद योग्य नहीं है, ये एक शब्द याद रखना है सिर्फ। 37 में क्या कहा गया है? ये नॉट एनफोर्सेबल है, नॉट एनफोर्सेबल है। यानी हम क्या बात समझे दूसरी, कि उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यही तो बात, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी आप लिखें, इनके उल्लंघन पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लिख चुके सर। आर्टिकल 13 बता दो एक बार बेटा, मौलिक अधिकारों में जाकर के देखो, बहुत बड़ा आर्टिकल है, छोटा आर्टिकल नहीं है, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। क्लास रेगुलर किया करो हर रोज, पीछे कुछ छूट जाएगा तो कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए तो हम क्रम से चलते हैं। स्टेट का मतलब समझ लो, जो कानून बनाता हो, जिसके पास अथॉरिटी हो। थोड़ी सी समझ रखिए अगर कुछ नहीं जानते हैं। जैसे कि केंद्र स्तर पर कानून कौन बनाएगा? आपका जो भी अथॉरिटीज़ हैं आपका, जैसे आपका संसद होगी तो संसद के जितने भी अंग हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या आपका ऐसे ही जो राज्य स्तर पर कानून बनाएगा विधानमंडल, उसके जो अंग होंगे, आपका विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, तो ये सब क्या होते हैं आपका? ये सब स्टेट होते हैं। पुलिस क्या है? स्टेट है। जो काम करने के लिए जिसको अपॉइंट किया गया है सरकारी तौर पर, वो भी क्या है? स्टेट है। प्राइवेट कंपनियां क्या हैं जहां पर लोग काम कर रहे हैं, वो भी स्टेट है। ओके, बात क्लियर? तो ये क्या है? आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 38 नोट करें, तभी बात करेंगे जब नोट कर लेंगे इसको। बहुत अच्छे से समझना है, सिर्फ भाषा को याद नहीं रखना, जो शब्द मैं बताऊं अगर उनको भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 38 ये कहता है, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर। इनको मैंने क्यों लिया है अब आप समझ गए होंगे इस पीडीएफ फॉर्मेट में, कि अगर हम इस भाषा को लिखेंगे तो मतलब बहुत अधिक समय हमारा लगेगा, जबकि डीपीएसपी क्या है आपका, उसको हमें सिर्फ जानना मात्र है, क्योंकि वो लागू नहीं है, उनको जान लेना है हमको। तो राज्य क्या कह रहे हैं? राज्य कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 न्याय हमने कहाँ पर पढ़े थे? प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, कि वो तीनों न्याय सुनिश्चित हों, और साथ में आय, स्थिति और सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए। इस बात को ध्यान देना, असमानताओं को कम करना है। यानी कि जैसे गरीब और अमीर के बीच का एक अंतर है, इनकम का एक, आप देखिए कुछ लोगों के पास बहुत अधिक पैसा है, और एक वर्ग ऐसा है कि जिसके पास में आपका एक वक्त खाने को रोटी तक भी नहीं है, और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, मतलब जो धन का केंद्रण है वो कुछ ही लोगों के पास में ज़्यादा है,
ठीक है, मतलब धन कुछ लोगों के पास में बहुत ज़्यादा है और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पास धन नहीं है। इसी को हम बोलते हैं आय की असमानता, इसी को हम बोलते हैं स्थिति की असमानता। यानी उनको अवसर भी नहीं मिल पा रहे हैं। भाई जो गरीब है, जिसके पास एक वक्त का खाना नहीं है, तो क्या वह अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा पाएगा? तो आप कहेंगे नहीं। तो यानी कि उसको तो फिर वो अवसर भी नहीं मिल पा रहा है कि उसके बच्चे जो है वो पढ़ लिख भी पाए। अब हमने ये तो कह दिया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन 6 वर्ष तक के लिए कहाँ पर है? तो उसका बच्चा क्या 6 वर्ष तक पढ़े नहीं? 6 वर्ष तक का जब तक उसका बच्चा नहीं हो तो तब तक वो वेट करे कि भाई 6 वर्ष तक का होगा। तो उसके लिए फिर क्या है आपका कि भैया 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए राज्य को कहा गया है, अनिवार्य नहीं है, राज्य चाहे तो ना लागू करे, करके सामाजिक जो व्यवस्था है उसको सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों का कल्याण करना है। असमानता को कम करके क्या करना है? कल्याण पर बढ़ावा दिया गया, कल्याण पर बढ़ावा दिया गया। जैसे आय को कैसे आप समझे? जिन लोगों की आय कम है उनके लिए स्टेट क्या करेगा? आपने ये सुना है गरीबी रेखा से नीचे कार्ड? गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बीपीएल कहते हैं, नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल कार्ड धारक, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए सरकार क्या करती है बताएं फटाफट से, आप क्या जानते हैं? तो आप कहेंगे उन सब के लिए एक राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है। राशन कार्ड में उनको जो है आपका मतलब जो अनाज है वो कम से कम पैसे में उनको दिया जाता है कि भाई ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति भूखा मर जाए। तो उनकी आय और स्थिति को देखते हुए क्या है, असमानताओं को कम करने की बात की गई है। ठीक है, और आय को असमानता को कम करने के लिए ये बात याद रख लेना, इसके लिए जोड़ा गया आर्टिकल 38 का खंड 2, और ये जोड़ा गया था आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जिसमें कहा गया था, स्पेशली शब्द को कहा गया कि जो इनकम का, आय की जो असमानता है यानी इनक्वलिटीज ऑफ इनकम है, आय की असमानता है, वो क्या करनी है? कम करनी है, कम की जाए। यानी राज्य भाई कम कैसे करेगा? तो राज्य सबको अवसर दे इस बात के लिए, राज्य सबको अवसर दे इस बात के लिए, ठीक है, कि सब लोग, स्टेट की ड्यूटी होनी चाहिए कि सबके बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ। अब अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो उनका डेवलपमेंट होगा, तभी तो विकास होगा। ये सरकार का ये भी कर्तव्य है कि मान के चलो कोई व्यक्ति अपनी एजुकेशन किसी वजह से नहीं कर पाया तो उसके लिए कुछ ऐसे आपका कुछ प्रोग्राम हो जो कौशल विकास के हों, जो उसके स्किल को डेवलप कर सके। हो सकता है फिर वो उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर पाए तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए उसके लिए। तो किसी भी तरह से सरकार कुछ भी करे तो वो लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। बात क्लियर है? कोई कौशल विकास कार्यक्रम चलाए। आर्टिकल 39 इसका सबसे बड़ा है, इसको आराम से नोट करेंगे, आराम से नोट करें आर्टिकल 39, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर्टिकल 39 कह रहा है कि राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में काम करेगा। वो नीतियां कौन कौन सी होंगी? सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना इसमें ए एंड डी को, ए एंड डी, इसमें ए एंड डी ही पूछे जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है आर्टिकल 39 ए, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन मिलने चाहिए। आजीविका का मतलब क्या हो गया आपका? तो आप बोलेंगे लाइवलीहुड, और लाइवलीहुड में क्या आता है आपका कि भाई व्यक्ति को आजीविका के साधन कैसे मिलेंगे? तो ये किसकी ड्यूटी है? तो आप कहेंगे ये स्टेट की ड्यूटी है कि भाई ऐसा तो नहीं हो कोई व्यक्ति आपका मान के चलो उसको काम ही नहीं है, ठीक है, तो उसको कौन उसको प्रोवाइड कराएगा? तो याद रख लेना यहाँ पर ये बात की गई कि सबको ये अधिकार मिलने चाहिए। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। पहले समझना है शब्द भौतिक संसाधन क्या होते हैं। भौतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? जरा उदाहरण लिखिए कोई एक। आप कहेंगे भौतिक संसाधन से यानी कि हम कह सकते हैं आपका जो फिजिकल रिसोर्स हमारे पास है, जैसे हमारे देश में कहीं पर तेल निकल आता है, वो क्या है? भौतिक संसाधन है। जैसे कि कहीं पर हमारे मान के चलो लोहा है, लोहा निकल आता है, या कहीं से कोयला निकलता है, या आप और भी उदाहरण लिखिए आप क्या क्या समझते हैं इससे। वो हमेशा सोचने का प्रयास किया करो, इससे समझ विकसित होती है। आप कहेंगे भैया चांदी, राजस्थान का तांबा। तो जब कहीं पर आपका कोई खान मिली, जैसे मान के चलो लोहे की खान मिली और वो एक माइन थी आयरन की, तो उस लोहे की खान को किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए कि भाई इस पर आपका अधिकार होगा, या कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि बहुत सारे यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि मामले में सिर्फ किसी एक पर एक की मोनोपोली ना रहे, किसी एक का एक अधिकार ना रहे, उससे लाभ जो है वो अन्य भी ले पाए। तो इसी को ये बात कह रहा है कि भौतिक संसाधनों के स्वामित्व यानी कि उनका ऑनरशिप किसके पास में होगी और उनको कंट्रोल कौन करेगा, ये सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, ये सभी लोगों को उसका फायदा मिल पाए। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख लेना और अच्छे से याद रहेगा। कोई भी भौतिक संसाधन हो, हम खान लिख सकते हैं इसमें, खान, ठीक है, माइंस, और भी जो कुछ आप समझे। तीसरा,
तो यही बात यहाँ पर फिर एक्सप्लेन की गई है। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचा देना, यानी उसको संकेंद्रण नहीं होने देना है। कि कई हम कुछ ऐसी व्यवस्था स्टेट में कर दें, जैसे कि मान के चलो हमारा स्टेट ये बोल दे कि आपका एक उदाहरण लेते हैं कि प्लास्टिक का व्यापार करने का अधिकार जो है ये आपका क्या होगा, सिर्फ जैन लोगों को होगा। प्लास्टिक का व्यापार सिर्फ जैन लोग कर सकते हैं, ऐसा बोल दे कुछ। या ये बोल दे आपसे कि जो लोहे का व्यापार करेंगे वो सिर्फ बौद्ध लोग करेंगे। तो धन किनके पास पहुंच जाएगा, उससे संबंधित जो धन है वो किसके पास में पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब किसी एक की तरफ अलाइन नहीं होना है, किसी एक की तरफ झुकाव नहीं होना है, ताकि धन का जो है संकेंद्रण ना हो। बात क्लियर है, मुझे बताते रहें। तो आप कहेंगे कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचा देना। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ लोगों के पास में वो ना जाए। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मैं आपसे कहता हूं एक महिला जो है वो किसी फैक्ट्री में कार्यरत है और वहां पर उसकी जो सैलरी है वो 40,000 रुपये हर महीने है। 40,000 रुपये हर महीने है, और इस महिला को 8 घंटे वहां पर कार्य करना पड़ता है। वहीं पर एक पुरुष है, उसको जो है इस काम के लिए 50,000 रुपये मिलते हैं, इसी काम के लिए, और उसका जो काम है वो आपका 9 घंटे का है। तो क्या ये किया जा सकता है, हाँ या ना? क्या ये कर सकते हैं? तो आप कहेंगे भैया हाँ, क्योंकि यहां पर एक बात हुई है समान कार्य के लिए। तो कार्य तो भैया कहाँ समान रहा, इसका कार्य तो 8 घंटे का है और उसका कार्य 9 घंटे का। तो समान कार्य से मतलब क्या होता है, समान स्थितियां, समान समय, यानी कि बराबर घंटे काम किया, वही काम किया, उसी नेचर का काम किया जो उसने किया था। मान के चलो बैग सिलने का काम था कोई, तो बैग एक महिला ने भी सिले और बैग जो है वो पुरुष ने भी सिले। अब आप ये नहीं कह सकते कि मान के चलो कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अच्छा, दूसरा उदाहरण समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। ये तो आप समझ गए होंगे कि 8 घंटे करते हैं तो दोनों को मिलेंगे। जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। तो एक शिक्षक को मान के चलो मुझे अपने काम के लिए क्या मान ले, इसको मिटाते हैं, कुछ और सोचते हैं। आप ये समझिए, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, और उस डॉक्टर को उसके कार्य के लिए 20,000 रुपये दिए जाते हैं, 20,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये एक गवर्नमेंट डॉक्टर है, ये भी मान लीजिए, मानना है सिर्फ, ये नहीं कि जी नहीं सरकारी डॉक्टर तो इतना कमाते हैं उतना कमाते हैं। तो गवर्नमेंट डॉक्टर 20,000 रुपये कमा रहा है। वहीं आपके गांव में एक झोला छाप वो भी डॉक्टर है, एक डॉक्टर है। तो काम तो वो भी चिकित्सा का कर रहा है, काम तो इसने भी डॉक्टर है, तो इसने भी सीधी सी बात है कि भाई आपका चिकित्सा का ही काम किया होगा। तो क्या उस डॉक्टर को भी 20,000 रुपये दिए जाएंगे, हाँ या ना? बताइए भाई, सारे लोग बताएं, सारे लोग बताएंगे नो। अब आप समझ गए, अब आपके आंसर देख के मैं समझ पा रहा हूं। यानी कि क्या होना चाहिए, समान कार्य होना चाहिए, समान कार्य। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, जो काम कर रहे हैं, जो लेबर है, कि भाई हमको ये भी प्रावधान करना है कि भाई ऐसा ना हो कि उनका कहीं पे दुरुपयोग हो रहा हो, और अतिरिक्त उनको कार्य करा करके बेशक से उनको उसके लिए वेतन भी दिया जाता हो, सैलरी भी दी जाती हो, यानी कि एक्स्ट्रा आवर्स उससे काम कराया जा रहा है, और जिसकी वजह से क्या है, वो जो मैन पावर है वो कमजोर हो रही है। तो वो हमारे देश की ही शक्ति है, इंडिविजुअल शक्ति हमारे देश की ही शक्ति है, उसका जो स्वास्थ्य है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रखनी है। बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण नहीं होने देना है, बच्चों का बचपन ना खराब हो पाए। और ये 39F बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट लिखो इसको भी, हमने दो बताए, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद में साथ ही आपका इसको भी जो है, जब हमारा 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, तब इसके बारे में बात की गई थी। ठीक है सर, आपकी कोचिंग में क्या सभी को एक समान सैलरी मिलती है? वही तो मैंने आपको बताया अभी, समान सैलरी किस बात के लिए मिलेगी बताओ? फिर इसका मतलब है आपको आर्टिकल समझ में नहीं आया। ये अच्छा उदाहरण हमारे भाई ने दिया, देखो अभी सब लोग आंसर देंगे। क्या जैसे हमारे संस्थान में जितने भी लोग कार्यरत हैं उन सबका एक समान वेतन किया जा सकता है, हाँ या ना? थोड़ा सोच के बताएं। आप कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब समान कार्य होना चाहिए, समान कार्य। बच्चों के बचपन और युवाओं का शोषण ना हो, ठीक है, ऐसा भी ना काम करा जाए भी उसको लगातार लगातार काम कराया जा रहा है, तो ऐसा ना हो। यहां पर नोट करेंगे एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 39A, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो दोस्त, गलती क्या होती है, 39A ये क्या कह रहा है? आर्टिकल 39A कहता है समान और निशुल्क विधिक सहायता, समान और निशुल्क विधिक सहायता, समान और निशुल्क विधिक सहायता, इक्वल एंड फ्री
लीगल एड, लीगल एड की बात कर रहा है। अभी तो भैया हमने पढ़ा आर्टिकल 39A यहाँ पर, इसमें तो कह रहा था लाइवलीहुड के लिए, तो बहुत सारे बच्चे गलत उत्तर दे देते हैं। ध्यान से देखना, ये क्या है, ये आर्टिकल 39A है, ए ब्रैकेट में ए है, क्या है ये, स्मॉल ए है, स्मॉल ए, और ये क्या है, कैपिटल ए। तो कैपिटल लेटर का मतलब ही क्या होता है, कैपिटल लेटर का मतलब ये है कि ये जो आपका प्रावधान है ये किसी संशोधन से जोड़ा गया है। जैसे आर्टिकल, मुझे बताना आप, दो ऑप्शन मैं आपको देता हूं, आर्टिकल 21A और इसमें मैं कह रहा हूं आर्टिकल 21A। तो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उससे कौन सा जोड़ा गया था, ऑप्शन ए को चूज करेंगे या ऑप्शन सेकंड को चूज करेंगे, आप लिखे जरा, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन सेकंड। तो कैपिटल लेटर का मीन्स ही क्या है कि ये क्या है, ये बाद में जोड़ा गया है, तो हमेशा याद रखना है, कभी गलती नहीं होनी चाहिए। 39 स्मॉल ए वो आजीविका की बात करता है कि भैया किसी की लाइवलीहुड के लिए, ताकि उसका जीवन चल पाए, इसके लिए उसको अवसर मिले। जबकि 39A कह रहा है समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता, महत्वपूर्ण है बहुत, ठीक है। अब समान और निःशुल्क विधिक सहायता की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसको कब जोड़ा गया है, लिख लेना, जो ए वाले हैं ना, 39A, 43A, 48A, ये सब 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए, 1976, याद रखेंगे ना। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका कि भाई निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब क्या है, कि आपके गरीब स्थिति है और कोई आपका अत्याचार कर रहा है और आपका शोषण कर रहा है, आपका किसी भी तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट क्या करेगा ऐसे मामले में, ऐसे मामले में आपको एक सरकारी वकील आपके मुकदमे को लड़ने के लिए मुहैया कराएगा, अगर आपकी स्थिति नहीं है तो। आर्टिकल 40, ग्राम पंचायत, सिर्फ इतना लिख लीजिए, ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। क्या बात की गई है यहाँ पर, ग्राम पंचायतों के गठन की बात, ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है, फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात की गई है। और यहां पर मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि इस एक चीज को लेकर के दो कौन विरोधी थे, तो कौन से दो विरोधी थे, आपका गांधी वर्सेस, गांधी वर्सेस अंबेडकर। तो गांधी जी क्या चाहते थे, मैंने बताया कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए या नहीं, हाँ या ना। तो आप कहते थे, गांधी जी कहते थे ग्राम पंचायत जो है वो होनी चाहिए, और इनका कहना था कि ग्राम पंचायत नहीं होनी चाहिए। अब दोनों के बीच में विभेद रहेगा, तो आप क्या समझेंगे कि हमारे देश में क्या, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप सबने पॉलिटी को पढ़ा होगा, मुझे ये बताइए आप जरा कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें ग्राम पंचायत नहीं है, या दूसरा मेरा प्रश्न सुनिए, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं कि जिनमें ग्राम पंचायत है। तीसरा मेरा प्रश्न है कि भारत में ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें ग्राम पंचायत है। चौथा प्रश्न है, भारत में ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें ग्राम पंचायत नहीं है। तो अब हमने कहा कि ये राज्य के जिम्मे है, राज्य इसको अपने यहाँ लागू करता है या नहीं करता है, तो वो राज्य की मर्जी हो गई। ये बात तो हम कर चुके, कई साथियों ने कहा 6, कई ने कहा 3, कई ने कहा आपका 5, कई ने कहा 4, नहीं पता, कुछ लोगों ने बहुत ईमानदारी से जवाब दिया नहीं दिया। तो देखो, या तो ये आपका बताओ आर्टिकल 40 किस में आएगा आपका, तो ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हुआ या नहीं हुआ, आप कहेंगे हाँ जी हुआ। तो गांधीवादी विचारधारा से जब ये प्रेरित है, तो जिन भी राज्यों में ग्राम पंचायत है, जैसे मैं पूछूं यूपी में, आप बताओ, बहुत सारे लोग आपके गांव में प्रधान होते हैं कि नहीं होते, आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं। मध्य प्रदेश वाले बच्चे बताओ, आपके गांव में प्रधान है या नहीं है, आप कहेंगे हाँ जी है। राजस्थान वाले बच्चे बताओ, आप कहेंगे भैया सबसे पहले तो अब जब हम पढ़ेंगे पंचायती राज को, 73वें संविधान संशोधन के बारे में हम, या जब हम आर्टिकल 243A पर पहुंच जाएंगे, 243K पर पहुंच जाएंगे, तब हम इस बात को जानेंगे कि भैया राजस्थान में सबसे पहले ही 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन पर, क्योंकि गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित है, तो 2 अक्टूबर को आपका 1959 में, कहाँ पर बताओ, राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव में, वहीं पर तो सबसे पहले आपका पंचायती राज को अपनाया गया, फिर आंध्र प्रदेश में अपनाया गया, ठीक है। तो अगर कहीं पर नहीं है, मान के चलो, हमने अभी एज्यूम कर लिया से आपका कोई भी एक मान ले, हम नागालैंड, हमने कह दिया कि नागालैंड में ग्राम पंचायत नहीं है, तो यानी कि नागालैंड की जो सरकार या नागालैंड का जो राज्य है वो किसकी विचारधारा से प्रेरित है, तो आप कहेंगे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा से प्रेरित है। ओके, तो इसको लिख लेना यहाँ किनारे पे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, लिखना यहाँ पर, क्या बोलेंगे, नागालैंड, नागालैंड, मेघालय, मेघालय, मिजोरम और और दिल्ली में, और दिल्ली में ग्राम पंचायत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गांव नहीं है, दिल्ली में बहुत गांव है, जब तो आप दिल्ली घूमने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली में बहुत गांव है, ग्राम पंचायत नहीं है।
मतलब गांव तो है यहाँ पर लेकिन ग्राम पंचायत नहीं है। यानी कि क्योंकि राज्य की अपनी मर्जी थी, राज्य की अपनी मर्जी थी, तो जिन राज्यों ने इसको लागू किया तो वो आपका गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित हो गए, और जिन्होंने नहीं लागू किया वो उन्होंने आपका अंबेडकर जी की थ्योरी को माना, और यहाँ पर क्या है आपका, क्या बोलेंगे कि ग्राम पंचायत नहीं है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। आर्टिकल 40, इसमें एक बात कही गई है आपका, क्या बोलेंगे कि 41, 41, 41 में क्या बात की गई है, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करना। किस किस की बात की गई है, बेरोजगारी, तो सरकार कुछ मदद करती है बेरोजगारों की, हाँ जी, इनको मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता इनको दे दिया जाता है। बुढ़ापा, यानी कि जो लोग बुढ़ापे में हैं आपका, उनके लिए सरकार क्या मदद करती है, उनके लिए भैया मिलती है ना वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन मिलती है उन लोगों को, पेंशन लिख लीजिए तो भी बात बन जाएगी। जो लोग बीमारी में, मान के चलो बीमारी का शिकार हैं, बीमारी में तो सरकार उनकी कुछ मदद करती है, तो राज्य सरकार अपने लिए चिकित्सा की सुविधाएं, सरकारी अस्पताल आपका, या बोले कोई भी सरकारी योजना, आयुष्मान कार्ड, कुछ भी अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ बीमार व्यक्ति को मिलता है कि नहीं मिलता है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल मिलता है, मिलता है नहीं मिलता, बोलो भी फटाफट से। तो उनको क्या बोलेंगे विकलांगता के मामले में, विकलांगता के बारे में बताओ, कोई अगर दिव्यांग है तो दिव्यांगों के लिए सरकार देती है नहीं देती, विकलांगता के लिए मदद करती है सरकार या नहीं करती है, आप कहेंगे हाँ करती है। नहीं करे तो ऐसा नहीं है कि उसको इस बात के लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले जाए कि भाई ये तो डीपीएसपी में लिखा गया तो सुप्रीम कोर्ट आपको वापस भेज देगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। तो ऐसे लोगों की किसका काम करना है आपका, कार्य करने, शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए, चाहे वो बेरोजगार हो, बुढ़ापा हो, बीमारी में हो, ठीक है। अच्छा बूढ़ा आदमी भी पढ़ सकता है क्या, हाँ जब तक चाहे तब तक पढ़ सकते हैं। और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, यानी कि उसको क्या मिले, एक किसी ओल्ड एज में हो, अनएम्प्लॉयमेंट में हो, सिकनेस बीमारी में, कोई डिसेबिलिटी है, तब भी उसके अधिकार उसको मिलने चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे, जैसे शिक्षा पाने का अधिकार है, तो उसमें क्या है, शिक्षा पाने का अधिकार में क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको, ठीक है। क्लियर है 41। आर्टिकल 42, राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत, इसको अंडरलाइन रखना, मातृत्व राहत की बात की गई है यहाँ पर, और किसकी, मानवीय परिस्थितियों की बात की गई है, यानी कि ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए काम की, और साथ में मेटर्निटी रिलीफ की बात की गई है। देखो मानवीय परिस्थितियों से आप क्या समझते हैं, पहले इस बात को समझे, मानवीय परिस्थिति से हमारा क्या मतलब होता है, मानवीय परिस्थितियाँ, काम की मानवीय परिस्थितियाँ, किसकी, काम की। जैसे कल को ऐसा भी तो हो सकता है ना, मान के चलो आप में से बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो जाएं और बहुत सारे लोग सेलेक्ट नहीं हों, और कल को प्राइवेट कोई काम करना पड़े, हो सकता है कल को मुझे भी कोई आपका भविष्य में कोई प्राइवेट का कंपनी में या कहीं पर कोई काम करना पड़े, तो वहाँ पर क्या स्थिति होगी। तो आप काम करने गए फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में आपने देखा कि हमको जो काम मिला है वो, हम सबको काम मिला है, मुझको और आपको सबको इकट्ठे मिला है, ये समझिए कि हमको कुछ फाइलें उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचानी है। और जब हमको ये काम मिला है, और उसमें क्या है कि बहुत गंदगी है वहाँ पर, और या हमको बेसमेंट में काम मिल गया है कि जहाँ पर सांस भी ठीक से नहीं आती है, तो क्या ये ह्यूमन कंडीशन से बताएंगे। यानी आप ये तो चाहोगे ना कि ठीक है आपकी स्थिति नहीं है उस तरह की कि भाई हमको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, या बिना मजबूरी के भी करना पड़ रहा हो, आप बेशक खुशी से भी उस काम को कर रहे हो, तो स्थिति कैसी होनी चाहिए, यानी साफ वातावरण चाहिए हमको, साफ हवा आती हो उस जगह पर, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा ना, आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर गंदगी बहुत है, कल को आपको एलर्जी हो जाए, तो ये नहीं चाहेंगे। तो स्टेट को ये बात बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसके लिए आपका न्याय संगत और मानवोचित, यानी कि मनुष्य के लिए जो दशाएं चाहिए, हम सबको सफाई व्यवस्था चाहिए, हम सबको साफ वहाँ पर पानी, जो पानी हो वो साफ पीने का पानी हो, ठीक है, वहाँ पर आपका वॉशरूम हो, तो ये क्या होंगी, ये काम के लिए आपका न्याय संगत व्यवस्थाएं होंगी, ठीक है। और दूसरी बात आई मातृत्व राहत, यानी कि दूसरी बात किसकी की गई है, मानवीय परिस्थितियों में आप लिख सकते हैं जो बात मैंने आपको बताई, साफ जगह, साफ हवा, पानी, साफ जगह, ये मैं की पॉइंट्स आपको इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लंबे समय तक जब कभी इसको रिवाइज करें तो समझ पाएं, ऐसा ना हो कि उस समय पर आपको फिर से क्लास खोलने की जरूरत पड़े कि भाई मानवीय परिस्थितियाँ क्या होती हैं। अब दूसरी बात आते हैं आपका मातृत्व राहत की, मैटरनिटी लीव। हम सब ने कोख से जन्म लिया है, हम सबको हमारी माताओं ने जन्म दिया है, तो आपको समझना होगा कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जब माता किसी बच्चे को जन्म देती है, तो जब आप बायोलॉजी को पढ़ते होंगे तो आपने एक बात देखी होगी कि बच्चे के मतलब एक स्पर्म जो होता है, एक वीर्य से जो बच्चा आपका बना है, तो उस बच्चे के अंदर जब हड्डियों का निर्माण होता है, जब बोन बनती है उसके अंदर, तो उस समय आपका CPH4 नामक आपका जो हार्मोन है वो काम करता है, और कहते हैं कि वो विस्फोट इतना ज़बरदस्त होता है हड्डी बनने का कि उसको दुनिया में कोई चीज़ झेल नहीं सकती,
ठीक है, उस वो एटॉमिक पावर के जितना होता है। लेकिन हमारी जो माँ है, जो हमारी माता हैं, बहनें हैं हमारी, तो उन सब के आपका अगर हम बात करें जो आंतरिक संरचना है उनके गर्भ की, ईश्वर ने उसको ऐसा बनाया है कि दुनिया में सिर्फ एक वही चीज़ है जो उस विस्फोट को झेल लेती है और उनको पता नहीं चलता इस बात का। वो इतना गंभीर विस्फोट होता है, ठीक है, लेकिन वो हमारी आंतरिक संरचना इस प्रकार से बनाई गई है। अब कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखेंगे कि उस समय पे जो है महिलाओं को बहुत ही गंभीर, अगर हम कहें बहुत ही ज़्यादा इंटेंस केयर में रहना पड़ता है और बहुत गंभीर हालातों से उनको गुजरना पड़ता है, क्योंकि उस दर्द से ही हमारा जन्म हुआ है और हम हमेशा उस बात के कर्जदार रहेंगे उस जन्म के कि हमारी माताओं ने उस दर्द को झेला है। तो अब जब ऐसी स्थिति आएगी तो पहले तो कानून नहीं थे, अब तो क्या है कि महिलाएं काम पर भी जाती हैं, तो महिलाएं कामकाजी हैं। तो जब महिला कहीं काम पर हैं और वो गर्भ उनको प्रेग्नेंट हैं, तो प्रेग्नेंट है तो उस समय पर उनको मैटरनिटी रिलीफ दिया जाता है, यानी कि अभी वो माँ बनने वाली हैं और इसके लिए उनको मातृत्व राहत दिया जा रहा है, जो कितने का होता है, 6 महीने का होता है। कितने का होता है, 6 महीने का। तो इसको तो एक्ट बना करके लीगल भी कर दिया गया। तो मैंने कहा कि हाँ, पहले तो सोचते थे वो ऐसा हो, लेकिन अभी क्या, उसके लिए एक्ट बन गया 2017 में, और 2017 के बने एक्ट में उसको क्या कर दिया गया, एकदम से लीगल कर दिया गया कि कोई भी, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, इसके लिए मना नहीं कर सकता है, ये उसका अधिकार है। बात क्लियर है? तो मातृत्व राहत कितना होता है आपका, 6 मंथ्स। अच्छा भैया, पैटर्निटी लीव भी हमने कभी सुना है? पितृत्व राहत होता है? नहीं। आप भी तो किसी बच्चे के पिता होंगे। पितृत्व राहत इसको बोलते हैं, आपका क्या बोलेंगे, पैटर्निटी लीव। वो तो मैटरनिटी हो गया, ये पैटर्निटी लीव है, या पैटर्निटी रिलीफ कह सकते हैं आप। क्या ये मिलता है? हाँ जी, पुरुषों को भी मिलता है 15 डेज का, गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो वो इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन मिलता है। और प्राइवेट में तो वो बॉस के ऊपर निर्भर करेगा, प्राइवेट तो प्राइवेट ही, आप सारे लोग जानते होंगे। देखो यहाँ पर एक बात है इंपॉर्टेंट, कि आप देखो कि बच्चा ऐसा होता है हमारे समाज में, आप जानते होंगे, हमारा समाज बेशक पुरुष प्रधान रहा है, लेकिन यहाँ पे पैट्रियार्की बेशक रही हो, लेकिन बच्चा जब छोटा होता है तो बाद में बेशक वो किसी को भी प्यार करे, जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे ज़्यादा प्यार किसको करता है, वो अपनी माँ को करता है सबसे ज़्यादा प्यार, ठीक है। अब तो इसके लिए तो बहस भी हुई कि भैया ठीक है, बच्चे, वो माँ को ने बच्चे को जन्म दिया और माँ को बच्चे को दूध पिलाना है तो उसकी छुट्टियाँ तो बनती हैं, ठीक है, उसको तो रिलीफ चाहिए। इस पुरुष को काहे बात का रिलीफ चाहिए, ये क्या करेगा? तो उसमें बड़ी मतलब एक हास्यास्पद बात है कि अगर आदमी, जो बच्चा पैदा हुआ है ना, उसके पास उसका मतलब खुद का बाप भी चला जाए तो बच्चा रोने लग जाता है, और हम जैसे चले जाएं तो जिसके डैडी हो तो और ज़्यादा रोएगा। अब बच्चा ये बोलेगा कि ये कौन आदमी आ गए, तो बच्चे का पिता से जो है वो जुड़ाव बड़ा कम हो जाता है। और वो जो जुड़ाव है शुरुआती दिनों का, क्योंकि वो सिर्फ अपनी माँ को पहचानता है, अब पता चले बच्चा बाप को जानता ही नहीं है, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक तो ये रहा, दूसरा तो आप जानते ही हैं कि भाई भावनात्मक एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है महिला को, उस समय पे एक मेंटल और फिजिकल सपोर्ट चाहिए, है ना, अपनी तरफ, जो पति की तरफ से, तो पति की तरफ से कि पति उसके लिए अवेलेबल हो, तो ये आपका 15 दिन का उसको भी मिलता है, ठीक है। आर्टिकल 43, राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी। निर्वाह योग्य का मतलब क्या होता है, क्या कह रहे हैं कि 10 स्टेट सेल एंडिवर टू सिक्योर ए लिविंग वेज। कम से कम यार इतनी मजदूरी तो व्यक्ति को मिले कि उसका जो जीवन है वो चल पाए, उसका जो जीवन है वो चल पाए, ठीक है। और वो एक उचित जो जीवन स्तर है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास तभी तो करेगा। अब मान के चलो आप उसको मजदूरी दे रहे हैं, यहाँ पे उसने काम किया, आपने दिया उसको बदले में एक टाइम का खाना, भूखा आदमी था, उसने आपका एक टाइम का भोजन आपने उसको दे दिया, ओनली 1 टाइम फूड आपने उसको दिया, तो क्या इस स्थिति में वो उसका निर्वाह हो रहा है, या क्या वो एक उचित जीवन को, स्तर को जिसको पाना चाह रहा है उसके लिए उस प्रयास कर सकता है? आप कहेंगे भैया इसमें क्या ही प्रयास वो करेगा, ठीक है। तो कम से कम क्या होगा कि भाई ऐसा तो हो कि उसको एक 2 टाइम का खाना मिले, 2 वक्त का खाना मिले, ठीक है, कम से कम उसको मिले। और अन्य हम कह सकते हैं जो मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता वो उसको मिल पाए, इतना तो कम से कम उसका वेतन हो। मूलभूत आवश्यकता का मतलब कि कम से कम वो अपने शरीर पर कपड़ा पहन पाए, ठीक है, और कभी उसका उचित जीवन स्तर, मतलब वो धीरे धीरे मेहनत करे और आगे को चल के उसका भी मन हो मोबाइल खरीदने का, उसका भी मन हो सकता है कि वो इंस्टाग्राम चलाए आपकी तरह, तो वो उस तरफ जा पाए। यानी अपने जीवन को, कल को ऐसा हो सकता है उसको शादी करनी हो, तो मतलब वो आगे की बात है कि वो उसके पूरे हों या ना हो, लेकिन कहा गया है कि भाई कम से कम क्या हो, कम से कम वो निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर को प्राप्त करने का वो प्रयास करेगा। अब ये कैसे होगा, सभी कामगार, तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको नोट कर लेना यहाँ पर, कि यहाँ पर एक बात की गई है आपका 43 में ही, किसकी बात की गई है 43 में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, लिखना इस बात को, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज,
और कॉटेज इंडस्ट्रीज से मतलब क्या है, जो गांवों में ग्रामीण स्तर पे बात करें, होता तो ये शहरों में है, लेकिन वो लोग तो मजबूत व्यापारी लोग होते हैं, गाँव का व्यक्ति पिछड़ जाता है। कालीन बना रहा है कोई, कागज की कोई चीज़ें बना रहा है, कालीन समझते हैं ना, नीचे बिछाई जाती हैं। बांस का कोई कुछ बना रहा है, गाँव में कोई व्यक्ति गुड़ बना रहा है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन वगैरह कोई बना रहा है, तो ये सब कॉटेज में है। तो सरकार इसके लिए भी काम करे। तो निर्वाह योग्य मजदूरी की बात की गई है, ये बात याद रख लेना। और साथ में क्या की गई है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई है। अब कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की जो बात है, ये कहाँ पर है, 43 में है। तो कुटीर उद्योग यानी ग्रामीण क्षेत्र पर कौन चाह रहे थे, गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। 43A, ए का मतलब ही क्या है, बाद में जोड़ा गया है, तो बताओ किससे जोड़ा गया। ये जोड़ा गया है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 से, 1976 से। इसमें क्या बात की गई है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जैसे इसको कैसे समझेंगे, एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान के चलो कोई आपका इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री में क्या है, 10,000 लोग कार्यरत है। कितने लोग हैं, 10,000 लोग। तो सीधी सी बात है, इस कंपनी में आपका डायरेक्टर्स भी होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर भी होगा, सीईओ भी होगा, इस कंपनी का अधिकारी होंगे, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होगा। तो उस जो बोर्ड है इसका, उस बोर्ड ने क्या बोला, बोर्ड मीटिंग हुई, एक बोर्ड मीटिंग में बोला गया, ये जो 10,000 लोग हैं, ये अभी तक सारे के सारे लोग काम करते थे 8 घंटे, और बोर्ड मीटिंग में बोला गया कि इन सारे लोगों को कल से 12 घंटे काम करना है। अब ये 12 घंटे काम ना करें, इसका क्या उपाय है, क्योंकि अब सब लोगों को ऐसा हो सकता है ना कि भाई पैसे की बहुत ज़रूरत हो, और इन लोगों ने ऐसे ही लोगों को भर्ती किया हो जो गरीब लोग हों, तो उन सबको मतलब उनका तो शोषण हो जाएगा, फिर ऐसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ ये तो फिर कब नहीं होगा। ये इससे बचा तभी जा सकता है अगर इन 10,000 लोगों की कोई एक यूनियन हुई। क्या हुई, एक यूनियन हुई, और यूनियन में हमेशा एक लीडर होता है, और वो लीडर कल को बोल दे कि भाई नहीं, हम स्ट्राइक करते हैं, हम कर देते हैं हड़ताल। और अगर हड़ताल होगी तो ये लोग बोर्ड को झुका पाएंगे या नहीं, बोर्ड को अपना डिसीजन रिवर्ट करना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, इन सब ने अगर काम बंद कर दिया, भाई साहब 7.5 घंटे कर लो, लेकिन कर लो। लेकिन अगर कोई यूनियन नहीं है, उनकी बात को उठाने के लिए कोई आपका संघ नहीं है, तो फिर क्या होगा, उनका शोषण होगा। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि राज्य जो है ना, राज्य उस तरह की जो आपका यूनियंस है उनके बढ़ावे को जोर दे। तो जो उद्योगों का जो प्रबंधन है उसमें श्रमिकों की भागीदारी भी हो, यानी कि जब ये डिसीजन ले कुछ भी, तो उस डिसीजन में कौन शामिल होना चाहिए, इस बोर्ड के डिसीजंस में जो यूनियन के लोग या यूनियन लीडर है वो शामिल होने चाहिए। राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ओके बॉस। आर्टिकल 43B, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। सहकारी समितियों की बात हमने कहाँ की थी, सहकारी समिति जहाँ पर, जैसे आप एक बात समझिए, सुपरमार्केट आपने देखी है कभी, अपना बाजार वगैरह कुछ भी आपने देखा हो, जिसमें बिचौलिया नहीं रहता, और आपको क्या होता है, चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं थोड़ी, ठीक है, क्योंकि वो नहीं रहता कि भाई यहाँ से इतने की आई होगी, मंडी में पहले चीज़ बड़ी मंडी में आई होगी गाजर 100 रुपये किलो, और आपका बाद में कोई उसको मान के चलो, अब तुम सोचोगे 100 रुपये किलो गाजर कहाँ आती है, मतलब कुछ भी मान लो ना, मूली मान लो 20 रुपये किलो चल रही है अभी, तो मूली आपका वहाँ पर आई थी आपका मंडी में 10 रुपये किलो, उसने आगे 20 रुपये किलो दे दी, तो बिचौलिया आ गया बीच में, मीडिएटर आ गए बीच में। तो सहकारी समिति उसी बिचौलिएपन को खत्म करने के लिए होती है। तो सहकारी समितियों की बात कहाँ पर की गई है, लेकिन ये किस संविधान संशोधन से, सहकारी समितियों के बारे में आप बताएं, मैंने आपको बताया था सहकारी समिति 97वां संविधान संशोधन 2011, ठीक है। आगे आएंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, इन शब्दों को लिखें। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 एक जैसे, तो समान, समान नागरिक संहिता। देखो पहले आपको समझना होगा सिविल का मतलब क्या होता है। जब आप कोई अपराध करते हैं तो अपराध दो तरह के होते हैं, या तो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, क्या होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, यानी कि आपराधिक होते हैं। आपराधिक, अब मेरी बात समझना, आपराधिक यानी कि कोई क्रिमिनल लॉ है, यानी कोई आपराधिक कानून है, तो उसमें एक बात मान के चलें आप कि कोई व्यक्ति अगर हिंदू है और हिंदू व्यक्ति ने कोई चोरी कर ली, या कोई आपका लूट कर ली, या कोई हत्या कर दी, दूसरा कोई मुसलमान व्यक्ति है, उसने कोई चोरी की, कोई लूट की, कोई हत्या कर दी, तो उन दोनों को एक जैसी सज़ा मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो आप क्या बोलोगे, इनका जो साथी पनिशमेंट है वो सेम होगा, इनको पनिश जो किया जाएगा वो सेम वे में किया जाएगा, यानी उस अपराध के लिए जो सज़ा है वही किसी हिंदू आपका भारत क्षेत्र में, या बात के चले जो आईपीसी के अधीन आता हो, जिसको हम बीएनएस कहते हैं, बीएनएस के अधीन आए भारतीय न्याय संहिता के, भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी नागरिक के द्वारा, तो आप क्या कहेंगे, भाई समान सजा होगी। लेकिन ये किस में हो रही है, आपका ये सजा हो रही है आपका क्रिमिनल अफेयर्स में,
लेकिन सिविल अफेयर्स कौन से होते हैं? सिविल का मतलब होता है जैसे किसी का विवाह हुआ, जो आपराधिक कानून नहीं है, विवाह संबंधित मामले हुए आपका। अगर हम बात करें, विवाह हो गया आपका, डाइवोर्स हो गया आपका, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, और आपका तलाक हो गया। मतलब आपका तलाक नहीं हुआ, मतलब विवाह संबंधी मामले हो गए, और एक आपका सक्सेसर मैटर्स हो गए, उत्तराधिकार से संबंधित, कि आपका सक्सेसर कौन होगा। तो ये क्रिमिनल मामले नहीं होते हैं। ऐसे मामलों को ही भाई, जिनमें साथी क्या बोलेंगे, आपका जेल जाने का प्रावधान होता है, वो आपराधिक कानून, और जिनमें ये प्रावधान ना हो तो जनरली एक ऐसी विचारधारा भी बनती है, उनको हम सिविल कोड कहते हैं। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार। तो इन सब के लिए क्या हिंदू और मुसलमान के जो कानून है वो समान है? तो आप कहेंगे नहीं। अगर आप हिंदू हैं, आपकी शादी हो गई किसी सिरदर्द लड़की से, मान के चलो, तो आप उसको तलाक दे सकते हैं, हाँ या ना? सिर में दर्द रखती है तुम्हारे बहुत, आप कहोगे नहीं भैया, कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पुरुष को अधिकार ही नहीं है, महिला को अधिकार है। यानी आप कहीं भी चले जाओ, 7 समुंदर पार भी चले जाओ, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। यानी आपको अधिकार ही नहीं है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? महिला को है। अच्छा, दूसरी बात, और मान के चलो उस महिला मान भी गई तलाक पर, उसने कहा ठीक है हम दोनों सेपरेट हो जाते हैं, तो उसके बाद तुम्हें उसको भत्ता देना पड़ेगा, जो कोर्ट तय करेगा आपकी इनकम के हिसाब से। तो वो पैसे देने पड़ेंगे, और वो पैसे चाहे उसकी जॉब है, चाहे वो जो भी अर्न करती हो, वो पैसा तुम्हें देना ही पड़ेगा, जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती। हाँ, दूसरी शादी हो गई अगर उसकी, तो फिर आप मतलब समझो मुक्त हो जाओगे, तो वो आपको फिर कंपनसेशन या पैसा जो भी हम बोलें उसको, जो भी मेंटेनेंस है वो नहीं देना पड़ेगा आपको। ये तो हुई हिंदू पक्ष की बात। दूसरे में हम मुस्लिम पक्ष की बात करें, तो हिंदुओं का जो कानून है वो तो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से। लिख लो इसको कहीं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट कब आया, पूछा जाता है बड़ा। दूसरा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जो शरीयत का कानून है, वो है 1937 का। और मुस्लिमों का आपका कानून अलग है, आपका विवाह विच्छेद का, यानी कि जो आपका तलाक के लिए है, वो आया था 1939 में कानून। वहाँ पर चीज़ें अलग हैं। वहाँ पर जो महिला है, मुस्लिम महिला, उसको अधिकार ही नहीं है, उसको अधिकार ही नहीं है। एक पुरुष कितनी शादी कर सकता है? तो हमारे यहाँ अगर हिंदुओं में क्या है कि आपने एक शादी कर ली, तो आप दूसरी शादी अगर करना चाह रहे हो तो पहली वाली की परमिशन चाहिए। अगर पहली वाली ने परमिशन नहीं दी तो तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते हो, अगर आप हिंदू हैं। लेकिन इस्लाम में क्या है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं, और पहली पत्नी की जो मंजूरी है उसकी जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ये एक समान कानून है क्या? आपराधिक कानून तो समान थे, लेकिन जो सिविल लॉ है हमारे, क्या सिविल लॉ बराबर है, हाँ या ना? अब इसको ऐसे समझो, हरियाणा के एक डिप्टी सीएम थे, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, अब ये हिंदू हैं, इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, ये भी 5 बार के विधायक थे, चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर का दिल आ गया एक महिला पर। चंद्रशेखर का दिल जो है एक महिला पर आ जाता है। और महिला की अगर हम बात करें, महिला को लिख लो आप, महिला का नाम था आपका फिजा, मतलब फिजा से पहले जो नाम था वो था अनुराधा बाली। अनुराधा बाली। दोनों हिंदू हैं, नाम से आपको प्रतीत हो रहा हो अगर, तो नाम से ऐसे पता नहीं चलता कभी भी, ये बात याद रखना। जैसे हम कहते हैं ना, नाम जो है वो लिंग का निर्धारण नहीं करता, ना ही वो धर्म का, ना ही वो जाति का निर्धारण करता है। अब दोनों को प्यार हो गया, तो ये तो शादीशुदा है भाई साहब, इनके बच्चे भी हैं। तो इनकी पत्नी तो जो है आपका, उन्होंने परमिशन नहीं दी, लेकिन इन्होंने कहा, ये भी कोई ऐसे नहीं, अनुराधा बाली भी आपका हरियाणा सरकार में थी, एडवोकेट जनरल थी। तो इन्होंने बोला ठीक है, मैं बन जाता हूँ चांद मोहम्मद। इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया और ये बन गए चांद मोहम्मद। अब चांद मोहम्मद बनने से क्या हुआ? अब इनके पास अधिकार कितनी शादी के हो गए? कितने हो गए बताएं, इनके पास में कितनी शादी, 4 शादी के अधिकार। लेकिन ये महिला भी तो, इनको भी तो होना पड़ेगा, तो इन्होंने भी चेंज कर लिया, ये बन गई फिजा। बात क्लियर है, समझ पाए? तो सिविल कोड क्या है हमारा, समान नहीं है। अब ये शादी कर सकते हैं, हालांकि इन्होंने फिर शादी भी की, फिर ये अलग भी हुए, और चांद मोहम्मद जो है फिर से अपनी गलती, उन्होंने बोला कि मेरी ये गलती थी और मैं वापस से हिंदू धर्म में लौटना चाहता हूँ, और फिर से चंद्रशेखर बिश्नोई हुए। बात समझ में आई है? तो ऐसे ही कह रहा है कि आर्टिकल 44 में बात की गई है किस बारे में, आर्टिकल 44 में किस बारे में बात की गई है? तो वो कहा गया है कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, और राज्य है, तो इसको किसने, गोवा ने आपका लागू किया है। आप कहेंगे वहाँ पर है, सभी राज्य क्यों नहीं करते हैं? तो सभी राज्य इसलिए नहीं करते हैं कि उनको पता है कि फिर इस चीज़ का विरोध होगा। भाई जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया, शुरुआत में नहीं आ पाया, क्योंकि उसको लेकर भी आपका नेहरू जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच में विवाद था। तो कुछ चीज़ें आपका हो सकता है भविष्य में आए, तो आप देखते हो ना, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके लिए कितना हंगामा होता है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जैसे आप एक बात बताओ, जैसे हिंदुओं में एक तलाक हो गया किसी का, और कोई तलाक हो जाता है, तो तलाक होकर दोनों लोग अलग हो गए, दोनों ने मर्जी से सेपरेट हो गए, भाई ठीक है, कोर्ट ने, उनकी पत्नी चाहे तो, पति की चाहत का मतलब ही नहीं है आपकी चाहत शादी से पहले की है, ओके, उसके बाद नहीं, अलग होने में नहीं है आपकी चाहत।
शादी होने में आपकी चाहत हो सकती है, तो वहाँ पर पत्नी की वरीयता दी जाएगी। बेशक से आप कहें नहीं भैया मैं तो बेचारा हूँ, कितने भी बेचारे आप सही। जैसे एक चीज़ आती थी, आपने सुना होगा कभी, हलाला निकाह, सुना है नहीं? तो उसमें कहते हैं कि भाई बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं को उत्पीड़न किया गया, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो गलत है, नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। तो उसमें ये कहा गया कि भाई महिला अगर किसी को तलाक दे देती है, मुस्लिम महिला, और उसने कोई तलाक आपका हो गया, तो तलाक के बाद में फिर वो चाहते हैं कि वो फिर से उसी से शादी कर लें, तो उनको बीच में किसी और से शादी करनी पड़ेगी, और उसी को हलाला निकाह कहा गया। ठीक है कि भाई आपका इस तरह से निकाह होगा और फिर आप वापस से फिर शादी कर सकती हैं। हालांकि जो बहुत सारे लोग हैं वो शरीयत कानून के अनुसार वो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, इस तरह की शादी जो है वो वैध नहीं है। ओके, आर्टिकल 44 क्लियर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 45, सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, तो यहां पर याद रख लेना 0 से 6 वर्ष, पहले तो यहां 14 तक था, लेकिन इसको पलट दिया गया। पलट क्यों दिया गया? क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चों की शिक्षा है वो कहां पर पहुंचा दी गई बताओ? 6 से 14 वर्ष की तो मौलिक अधिकार हो चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा था ना, भविष्य में इनमें चेंज हो सकता है। और आर्टिकल आपका क्या बोलेंगे 21A में RTE, राइट टू एजुकेशन, भी इसके लिए लाया गया। तो अब 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की कहां पर है? वो आपका 45 में। ठीक है, 4-4, 5-5 साल के बच्चे इसी में पढ़ेंगे, ऐसे याद रख लेना। 46 क्या कहता है? राज्य समाज के कमजोर वर्ग, जो भी कमजोर हैं किसी भी वजह से, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, लेकिन जोर दिया गया कि भाई ज़्यादातर ऐसा कहाँ पर पाया जाता है? SC में, ST में, कि उन जातियों को एक समय तक, बहुत लंबे समय तक शोषित रखा गया, उनका शोषण किया गया। ठीक है, और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की बात की गई है कि भाई उनके जो शैक्षिक हित हैं, उनको पढ़ाई का, या कमजोर वर्ग, छोटे सी एक बात रख लें, कमजोर और SC ST वर्ग की बात की गई है, SC ST वर्ग की बात। और इस कमजोर में कौन शामिल है? OBC भी, UR भी, उन सब के लिए राज्य अपना क्या बोलेंगे कि कुछ ना कुछ राज्य देखे और उन सब के लिए कानून बनाए। लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना, यहां पे बस छोटी सी बात याद रखना, 47 में क्या है? पोषण स्तर को जीवन उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। अब पोषण स्तर का मतलब क्या होता है? देखो, पोषण स्तर का मतलब क्या होता है कि मान के चलो एक तो व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पैसा है, धन है, तो उसके बच्चों को न्यूट्रिशन कैसा मिलता होगा? तो वो तो देख लेगा अपने बच्चे का, BMI जांच कर लेगा, बॉडी मास इंडेक्स देख के कि मेरे बच्चे में इन चीज़ों का अभी कमी है। और आपका ऐसा भी हो सकता है टेस्ट वगैरह करके देख ले बच्चे का, मेरे बच्चे में इस चीज़ का विटामिन लेवल कम है, फिर देख लेगा कि इन विटामिनों की पूर्ति मेरे बच्चे के शरीर में कैसे होगी। तो जिसके पास धन है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिसके पास धन है उसको पता ही नहीं है उसका बच्चा सूखी रोटी खाता है, कैसे खाता है ना, और कि उसके अंदर कोई डिफिशियंसी भी है उसकी बॉडी में या नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? भैया लोगों का जो पोषण स्तर है वो सुधरना चाहिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर, तभी तो उठेगा। अब मान के चलो कोई कुपोषित रह गया, अब उसको पोषण ही सही से नहीं मिला, आपने देखा बहुत हिंदुस्तान में ऐसे मतलब लाखों बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं, जिनको खाने के लिए आपका भोजन तक नहीं मिल पा रहा एक टाइम का, उनकी बॉडी कहाँ से डेवलप करेगी? वो कुपोषण का शिकार हो गए। तो कुपोषण का शिकार ना हो कोई, यानी कि उनका जो क्या है, आपका पोषण जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बढ़े, तभी तो उनका आपका मतलब पब्लिक हेल्थ क्रिएट होगी, तभी तो सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो ये बात कहाँ पर है? 47। इसको वेट से याद रख लेना, याद रहेगा होगा तो मैं 47 वेट कुड़ी था, इतना वेट तो होना चाहिए व्यक्ति का, यानी पोषण स्तर सही रहेगा तभी तो होगा इतना। 48, 48 में, 48 की बात करेंगे। देखो हाँ, 47 में एक बात और है स्वास्थ्य से, मैंने अभी एक बच्चे का कमेंट देखा, मुझे याद आया, यहाँ पर एक बात और है, एक मुझे छोटा सा अंतर बताना, लिखना इस बात को। नशीले पेय पदार्थों पर रोक लगाई गई है यहाँ पर, नशीले पेय पदार्थों पर रोक। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा आपको, नशीले पेय पदार्थों पर एक रोक लगाई गई है, प्रोहिबिशन ऑन द कंजप्शन ऑफ, ऑन द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। जैसे एग्जाम्पल लिखें, कुछ भी हो, शराब, तंबाकू। अब देखो ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, अब ड्रग्स से मतलब क्या, दवाइयाँ भी इसमें आएंगी, तो दवाइयाँ इसमें एक्सेप्शन केस हैं, याद रख लेना, इसमें एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन, एग्जाम्पल मत लिख लेना इसको, एक्सेप्शन केस है। यानी कि आपका एग्जाम्पशन केस कौन सा है इसमें? दवाइयाँ, मेडिसिन, क्योंकि वो भी तो कई बार नशा कर देती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि भाई आपका ऑपरेशन करने के लिए आपका एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो वो भी एक नशीला पदार्थ हो जाता है। तो क्या उस पर भी रोक? उस पर रोक नहीं है। तो नशीले पदार्थों पर रोक, तो भैया शराब तो सब जगह बिकती है, तो मैंने कहा ना राज्य को ये अधिकार है, वो चाहे तो अपने यहाँ रोक लगा सकता है। तो कुछ राज्यों में जैसे बिहार में आप देखोगे कुछ टाइम पहले शराब की बिक्री पर रोक लगी थी, हाँ या ना? या आप देखते होंगे आपके पड़ोसी राज्यों में कहीं पर भी रोक लगा दी गई है, और कहीं पर जो शराब है वो धड़ल्ले से बिक रही है।
और जब आप शराब पीते हुए कभी ठेके पर एक भीड़ देखोगे तो आप देखोगे ज़्यादातर गरीब लोग लाइन में लगे हुए हैं। देखो, अमीर और गरीब के शराब पीने में बड़ा अंतर है। अमीर और गरीब के, जब अमीर शराब पीता है तो जो शारीरिक नुकसान है वो दोनों को हो सकते हैं, इसको भी और इसको भी, दोनों को होंगे। बायोलॉजिकली जो इफेक्ट पड़ना वो दोनों पे पड़ेगा। लेकिन जब हम आर्थिक रूप से बात करते हैं, इकोनॉमिकली, एक कोई व्यक्ति ऐसा है एक महीने का 1 करोड़ रुपए कमाता है, कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो एक महीने का 5,000 रुपये कमाता है, 5,000 रुपये, तो क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ मुझे। तो आप कहेंगे भैया इसकी हेल्थ पर तो फ़र्क पड़ेगा लेकिन इसकी वेल्थ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके क्या होगा, इसके शराब पीने से क्या होगा, रोज़ एक पौवा भी पिएगा तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं होगा। तो यानी कि इसलिए कहा जाता है कि भाई इस तरह की जो रोक लगाए, लेकिन सरकार सोचती है इससे रेवेन्यू आता है और बहुत तरह के आपका कहते हैं, लेकिन उसमें फिर रिपोर्ट भी है कि किसी व्यक्ति के शराब पीने की वजह से जो बेकारी होती है उसका जो रेवेन्यू घटता है वो उसी के बराबर है। ये कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि भाई इसलिए उसको शराब को बैन नहीं करते हैं। ओके, 47 याद रखेंगे। 48, गायों बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं, भाई हमने गाय का दूध पिया है, ठीक है, हमने पशुधन का इस्तेमाल किया अपने लिए, जो बैल थे उनको हमने इस्तेमाल किया अपने खेतों में, आपका सामान ढोने के लिए, बुग्गी में, सब तरह से हमने प्रयोग किया पशुओं का, दुधारू पशुओं का दूध आपने पिया, पनीर आपने खाया, सब कुछ। अब लोग बेशक बहुत सारे वीगन बनने लग गए हैं और नई नई थ्योरी अब आती जा रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें कॉमन तो उन दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाई जानी चाहिए। काउज, काल्व्स एंड अदर मिल्क एनिमल्स, मिल्क क्या बोलेंगे, अदर मिल्क एनिमल्स, एंड टू रेज कैटल एंड इंप्रूव देयर ब्रीड्स, उनकी नस्लों में भी सुधार हो। नस्ल समझ रहे हैं, जैसे भैंस की सबसे अच्छी नस्ल होती है आपका, अगर हम बात करें भदावरी नस्ल होती है, मुर्रा भैंस होती है, तो उनकी नस्लें कैसे डेवलप की गई हैं, ठीक है। जैसे गाय में आपका साहिवाल हो गया, आपका एच एफ डिलक्स हो गई आपका गाय में, तो उनकी नस्ल सुधार हो, उनकी नस्लों को बढ़ाया जाए, ठीक है। लेकिन ये भी राज्य को दिया गया कि राज्य इस पर रोक लगाए। साथ में यहाँ पर 48 में ही क्या बात की गई है, कृषि और पशुपालन की, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। भाई अगर आप जब पशुओं की बात कर रहे हैं तो पशुपालन की बात यहीं पर होगी, और पशुपालन और खेती का संबंध हो गया, ऐसे याद रख लेना। एनिमल हस्बेंड्री की बात कहाँ पर की गई है, और साथ में किसकी बात की गई है, एग्रीकल्चर की। याद रख लेना, पशुओं को हमने जितना प्रयोग हम कर सकते थे उतना प्रयोग हमने किया है, तो हमारा ये राज्य का या हमारा सबका नैतिक कर्तव्य है। आजकल तो क्या होता है, लोग अपने खेतों पर तारबंदी कर देते हैं। जैसे इनके जब बाप दादा का जन्म हुआ था तो एकदम से जैसे ही जन्म हुआ था तो अपने छाती पे एकदम से वो 100 बीघे खेत लेकर के आए थे। तो अब तो हमने ब्लेड वाले तार और लगा दिए ताकि कोई पशु अंदर आए तो वो उसको काट दे, उसके टांग वांग कट जाए और वो लहू लुहान हो जाए ताकि वो डर जाए। अब आप ये समझिए कि इस संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं, क्या चिड़िया खेती करेगी क्या, या चिड़िया के नाम का कोई पट्टा है, या चिड़िया कोई ज़मीन खरीद सकती है, या कोई पशु है मान के चलो, तो ऐसा संभव है कि क्या कोई पशु जो है वो आपका खेती कर सकता है। आपको अब उनको जितना इस्तेमाल करना था उतना किया आपने। लोगों को देखा, जब तक गाय दूध देती है तो उसको घर में रखते हैं, गाय दूध नहीं देती है तो उसको खेतों बाहर भेज दिया। अब बाहर भेज दिया तो सबने अपनी तारबंदी और तार भी लगा दिए खेतों पर, क्योंकि अब आपका काम खत्म हो गया। इसीलिए कहते हैं ना, मनुष्य विवेकी और बुद्धिमान बनने का जितना ढोंग करता है उससे ज़्यादा अनैतिक है वो, उससे ज़्यादा स्वार्थी है। मतलब हम सब लोगों को ये होता है कि हमारा अपना हित पूरा हो जाए और अपने उस हित के लिए हम सब कुछ करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति हमारे प्रति दयावान रहे, लेकिन हमें किसी के प्रति दयावान इस बात पर रहेंगे कि हमारा स्वार्थ पूरा होता है या नहीं होता है हम लोग कमाल के या नहीं है बताओ, बहुत कमाल के लोग हैं हम। आर्टिकल 48A, तो 48A यानी कि बाद में जोड़ा गया, तो बताओ कब जोड़ा गया। मैंने कहा ए वाले ये सब कब जोड़े गए हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976। तो पर्यावरण की रक्षा करें और सुधार करना, और देश के वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। भाई वन बचेंगे तभी तो हम रहेंगे, वन्य जीव बचेंगे तो हमारी तरह वो भी तो जीव है, उनकी भी तो रक्षा होनी है। पर्यावरण इसी की, ये हमारे जीवन से इसका सीधा संबंध है। क्या इसकी रक्षा नहीं करेंगे, हाँ, तो कुछ एक्ट भी लाए गए हैं, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। लिखो, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसको छाता एक्ट भी हम कहते हैं, 1986 का है। क्या बोलते हैं इसको, छाता एक्ट। लेके आई ना सरकार इसको बाद में, लेकिन ये तब थोड़ी है, मूल संविधान में थोड़ी, उसमें तो कल्पना की गई थी। जैसे वन्य जीवों के लिए आया, वन्य जीवों के लिए आया, लिखो, वन्य जीव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। और फिर आपको लिखना पड़ेगा फॉरेस्ट, वनों को बचाने के लिए भी आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आए,
इनको याद रखना। तो पर्यावरण क्या बोलोगे, 48A में है। 49 में राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रति एक स्मारक, चाहे कोई प्राचीन मंदिर है, चाहे कोई प्राचीन मस्जिद है, ठीक है, क्योंकि वो सब हमारे देश की ऐतिहासिक, क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक महत्व के हैं। जैसे ऐतिहासिक महत्व हमारे यहाँ ताजमहल पूरी दुनिया में पहचान रखता है, हाँ है ना, आप कहेंगे हाँ रखता है, बिल्कुल रखता है, ठीक है। और भी आप सोचिए किसी एक ऐतिहासिक, लाल किला हम लिख सकते हैं ऐतिहासिक महत्व का स्मारक, जिसको हम कहें। हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर हो गए, या हम बोले जैसे कि आपका, तो सबसे प्राचीन तो मंदिर ही हो गए इस देश में, ठीक है, बाकी सब तो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बाद के हैं, तो उससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ओके, तो स्मारकों की बात कहाँ पर की गई है, 49 में, उनको बचाना है, राज्य का कर्तव्य है। 50 में क्या है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाना। न्यायपालिका और कार्यपालिका कभी एक ना हो, यानी जो हमारी जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है उसका पृथक्करण होना चाहिए, कार्यपालिका का पृथक्करण। समझे जी, कैसे? जैसे ऐसे समझिए कि आप बाइक पे जा रहे थे कहीं, और आपने हेलमेट वेलमेट सब पहन रखा था, सारे यातायात नियमों का आप पालन कर रहे थे। पुलिस वाले ने आपका एक फ़ोटो खींचा, आपका चालान बना दिया उसने, भैया आपका 10,000 रुपये का चालान है ये। तो आप क्या कहोगे, भाई साहब मैंने तो सारे नियम फॉलो किए हैं, तो आपके पास क्या रास्ता है, अभी तक तो आप कोर्ट जाएंगे। तो न्यायपालिका अलग है और कार्यपालिका अलग है, तो न्यायपालिका क्या बोलेगी, फटकार लगा देगी कार्यपालिका को कि भाई ये पुलिस को फटकार लगा देगी ना, ये तुमने क्यों किया। अब मान के चलो ये दोनों एक हो जाएं, ये दोनों एक हो जाएं, और इसीलिए कोशिश की गई कि ये कभी एक ना हो, तो ये अलग रहें। अब आप जाओगे वहाँ पर, कोर्ट में गए आप, और कोर्ट में आपको पता चला कि दोनों एक ही हैं, तो दोनों एक ही फंक्शनिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर तो आपको भरना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या, ये अलग रहना है, अलग रहना है ना। न्यायपालिका और कार्यपालिका, यानी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 लास्ट है, यह घोषणा करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित रहे, इंटरनेशनल, नेहरू जी के सिद्धांतों पर आधारित है, स्थापित करने का प्रयास करेगा। किसकी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कैसे होगी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, कि हमें राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने हैं, ठीक है। तभी हमारा देश जो है फुलफिल करेगा। मान के चलो हम देश को वॉर में शामिल करे रखेंगे हर टाइम, तो क्या होगा, भुखमरी के हालात पैदा होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, कोई भी आपका इंटरनेशनल साथी ट्रीटी है उसको हम प्रमोट करें, उसको आगे बढ़ चढ़ के हम बढ़ाएं अगर वह सही है। मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवाद, मान के चलो भारत का अगर कोई आपका म्यांमार हो गया, या आपका म्यांमार और भूटान के बीच में कोई झगड़ा हो गया, तो उसका इम्पैक्ट भारत पर जरूर पड़ेगा, तो क्या करना है, या अन्य देशों के भी विवादों का। आप देखते हैं रूस यूक्रेन की वजह से जो तेल की कीमतें वो बढ़ गई, रूस यूक्रेन वॉर की वजह से, तो आप बोलोगे मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा भी होना चाहिए, ठीक है। अगर हो सकता है तो वो पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी सर, कोई दिक्कत भाई साहब बताएं एक बार, कोई भी कैसी दिक्कत किसी बच्चे को हो। अब यहाँ पर देखो 2-3 चीज़ें और हैं, उनको नोट कर लेना जरा कहीं किनारे पे, एक लिखना, आगे बता देता हूँ एक पेज पर। छोटे छोटे से 3 केस हैं। एक है आपका, क्या बोलोगे, दोराइजन केस। एक है आपका चंपा दोराइजन केस। इस केस में क्या कहा गया था, दोराइजन केस, और ये तभी मतलब संविधान हमारा लागू ही हुआ था, उसके तुरंत बाद का केस है। इसमें क्या कहा गया था, छोटे से शब्दों में लिखना, FR वुड प्रिवेल DPSP, FR वुड प्रिवेल DPSP, यानी कि जो फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट है वो मौलिक अधिकारों से, वुड प्रिवेल DPSP। यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पे एक बात कही गई थी कि फंडामेंटल राइट को, इससे और अच्छा समझोगे, को संशोधित किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट को क्या बोलेंगे, संशोधित किया जा सकता है, किसके लिए, DPSP के लिए। अगर DPSP में कुछ चेंज करना है तो मौलिक अधिकारों को बदला जा सकता है, इसी बात को हम कह रहे हैं FR वुड प्रिवेल DPSP। तो एक इसमें कहा गया, चंपा दोराइजन केस में कहा गया, ठीक है। और एक अगली बात आई आपका गोपाल नाथ केस, गोपाल नाथ केस 1967। इसमें इस फैसले को क्या बोलेंगे, इसमें कहा गया फंडामेंटल राइट्स कांट बी अमेंड, को संशोधित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, किसके लिए, DPSP के लिए।
यानी आप मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं कि डीपीएसपी में आपको कोई बदलाव करना है। तो इसमें तो कहा गया है आपका कि मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी में कुछ हमको लागू करना है तो उसके लिए फंडामेंटल राइट चेंज हो सकते हैं, लेकिन गोपाल नाथ में कहा गया है फंडामेंटल राइट जो है वो कभी भी आपका संशोधित नहीं किए जा सकते हैं। तीसरा, मिनर्वा मिल्स 1980, मिनर्वा मिल्स 1980, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है एफआर यानी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में एक संतुलन होना चाहिए, के बीच में क्या होना चाहिए? एक बैलेंस बना रहना चाहिए, हमेशा बीच में एक संतुलन होना चाहिए, ठीक है। और किसको माना गया? एफआर जो होंगे इनको प्रमुख माना गया है, इनको डोमिनेंट माना गया है। एफआर शुड बी डोमिनेंट, डोमिनेंट। कौन प्रमुख माना गया है? एफआर, इसको यहाँ पे डोमिनेंट माना गया मिनर्वा मिल्स केस में। तो बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। गुरुजी अधिकार प्रच्छा को एक बार समझा दो। अधिकार प्रच्छा दोस्त मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका था। आर्टिकल 32 की आपका जो 5वीं रिट थी कि बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। जैसे मैंने आपको कितना अच्छा उदाहरण दिया था कि गलत तरीके से कोई भर्ती हो गया तो उसके कैंडिडेचर पर आप सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, हाई कोर्ट आप जा सकते हैं कि इस व्यक्ति ये डिजर्व नहीं करता और गलत तरीके से इस पद पर बैठा हुआ है, ठीक है। आ गया। निम्नलिखित नीति निदेशक तत्वों को संविधान में वर्णित क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। वर्णित क्रम कौन सा अधिकार? अब थोड़ा सोचना है। देखो ग्राम पंचायत, अब क्या होगा, हम अपने आर्टिकल्स को रिवाइज करेंगे। तो मुझे बताएं ग्राम पंचायत तो कौन सा हो जाएगा आपका? पहले 40 हो गया। काम का अधिकार आपका इसके बाद में ही होगा। न्यायोचित और मानवीय दशाओं इसके बाद में। निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन इसके बाद में। तो क्रम से दिए हुए हैं, सारे क्रम से दिए हुए हैं, ABCD सब क्रम से हैं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में निदेशक तत्वों के प्रयोग के बारे में बताता है? नीति निदेशक तत्वों के प्रयोग के बारे में क्या 40 बताता है या 39 बताता है? प्रयोग के बारे में कौन बताता है? 37। क्या ये वाद योग्य है? बताओ, क्या ये वाद योग्य है? तो आप कहेंगे वाद योग्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि राज्य श्रमिकों के लिए जीविका, मजदूरी आदि सुरक्षित करने का प्रयास करें? जीविका के लिए किसने कहा था? तो 40 में तो आपका क्या बोलेंगे, आपका 41 आ गया। ये तो किसके लिए बात कर रहा है? जीविका के लिए। तो जीविका के लिए बात की गई है किसमें? 43 में बात की गई है। किसमें? 43 में बात की गई है। 38 में क्या बताया मैंने अभी आपको? मेमोराइज करो इनको फिर से। 38 में क्या बताया गया कि भैया, 38 में बताएं सारे लोग, क्या बताया गया है? 38 में सबको बताना है क्या बताया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत प्रदान किए गए समान नागरिक संहिता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। या आर्टिकल 44 मौलिक अधिकार है? गलत बात है, पहली गलत है। ये फंडामेंटल राइट थोड़ी है। राज्य संपूर्ण भारत में नागरिकों के लिए इसे सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। हाँ जी। यह किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। हाँ जी। यह किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी संविधान की मांग है कि एक सिद्धांत के रूप में हमारे देश के शासन में मौलिक अधिकार होना चाहिए। हाँ, मांग है, ये होने चाहिए, तभी तो डीपीएसपी में रखे गए हैं। एकदम से ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? कृषि और पशुपालन अभी बताया 48, पर्यावरण के लिए 48A है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? 49 में क्या बताया गया है आपका? 49 में बताओ। स्मारकों, स्थानों में प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण है। भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं हमने? आयरलैंड से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? वो किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो सही बात है, परिवर्तनीय नहीं है, नॉट एनफोर्सेबल है। इन तत्वों को एक राज्य में कानून बनाने के लिए लागू किया जा सकता है या लागू हो सकता है नीति निर्देशक तत्व? हाँ जी, बिल्कुल। कानून बनाने के समय हमने तो कहा ही ध्यान रखा जाना चाहिए इनको। अनुच्छेद 51 संविधान में अंतिम निर्देशक तत्व है? हाँ जी, अंतिम निर्देशक तत्व है। 36 से 51 ही है, तो ठीक हो जाएंगे। 1 2 3 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा संविधान के जीवनदायी प्रावधान के रूप में वर्णन किया, ये उसको क्या कहा था हमने? लाइफ गिविंग प्रोविजंस कहा था। किसने? LM सिंघवी साहब ने कहा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था इसको? बताएं भी। नीति निर्देशक तत्वों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था? उसको एक अनोखी विशेषता बताया था, यूनिक फीचर बताया था। ठीक है, आगे आगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सुविधाजनक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी, समाजवादी, उदार बुद्धिजीवी या गांधीवादी, तीनों तरह के हैं। किसने कहा नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है? लक्ष्य यानी कि वो पूरे हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? KC वीर ने कहा था, KC वीर ने। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? दे आर नेगेटिव इन नेचर, या सकारात्मक है? आप कहेंगे गलत बात है, वो तो सकारात्मक है। नकारात्मक तो फंडामेंटल राइट्स थे। उनके पास नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध हैं, नैतिक और राजनीतिक मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं। कौन सा कथन सही? एकदम से सही है भाई। राज्यों में नैतिकता की तो बात की गई है और राजनीतिक प्रतिबंध, पॉलिटिकल सैंक्शंस की बात की गई है। वे अमीरों के कल्याण को बढ़ावा देते नहीं, वे स्वभाव से सकारात्मक है। हाँ जी, ठीक है, एकदम से। क्या हो जाएगा? B and D हो जाएगा। देखो CHSL में कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। वो तुम जो ऐसा ऐसा याद कर लेते हो ना उसे चुटकियों में, एक शॉर्ट ट्रिक 5 मिनट में सारे DPSP पढ़ लूँ,
तो 5 मिनट में पढ़ने के चक्कर में 5 साल तैयारी करनी पड़ती है, ये भी याद रख लेना। जो 10 मिनट में याद करना चाहते हैं उनको 10 साल, जो 1 घंटे में पढ़ना चाहते हैं उनको 1 साल, जो 2 घंटे में पढ़ना चाहते हैं उनको 6 महीने। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम पास नहीं किए, करते हैं 6 महीनों में। सबके स्ट्रगल को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। कई बार अच्छे स्टूडेंट्स भी रह जाते हैं, तो वो तो मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी स्थिति कैसी रही, तैयारी कैसी रही, एग्जाम कैसा आ गया, फिर सारे फैक्टर हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारों ने आदिवासियों से गैर आदिवासियों के भूमि हस्तांतरण को प्रतिबंध करने की नीति को स्वीकार किया है? अब ये थोड़ा सोच के बताना है। ये कहाँ पर बात की गई होगी आदिवासी क्षेत्रों की बात? तो 46 में। किसमें? 46 में, क्योंकि वहीं पर साथी आदिवासी या गैर आदिवासी यानी कि जो पिछड़ों की, वंचितों की जो बात की गई है वो 46 में ही की गई है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? इसकी बात कर रहा है, एक आपका मतलब कि हमके वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है, तो वेलफेयर स्टेट 38 बताता है, 38। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? 39A, समान काम के लिए समान वेतन। 39D, आपका समान न्याय को बढ़ावा देना और निःशुल्क कानूनी सहायता। ध्यान से पढ़ना, आजीविका के पर्याप्त साधन। ए या बी? गलत हो जाता ना क्वेश्चन, इसीलिए ध्यान देना, स्मॉल ए या कैपिटल ए? स्मॉल ए या कैपिटल ए? भैया जी कैपिटल क्या बोलते हैं आपका? बी। तो कैपिटल ए पूछा गया है, तो ये क्या है? ये स्मॉल ए है। ये क्या है? ये स्मॉल ए है। याद रख लेना हमेशा एग्जाम में ध्यान से। कितने बच्चे इसको गलत करके आगे होंगे गारंटी से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों का संगठन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के लिए, स्त्री के लिए जो प्रसूति सहायता का उपबंध किससे संबंधित है? भैया नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 के संबंधित है? किससे संबंधित है? 44 समान नागरिक संहिता, यूसीसी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है? प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6, 45। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसे शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन को बात करता है? धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात की थी क्या? अनुसूचित, अनुसूचित जाति और अन्य कमजोर वर्ग। कमजोर वर्ग एससी और एसटी, इनकी बात की गई थी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार? पोषण के लिए क्या बताया? 47। 48A में राज्यों को का संरक्षण किसका? शिक्षा का, पर्यावरण का, व्यवसाय का या खनिज संसाधनों का? 48A में पर्यावरण का संसाधन, पर्यावरण के संरक्षण की बात। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है? तो पृथक करने वाला कौन है? 50। कौन करता है पृथक? 50 करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य प्रयास करेगा किस बात का? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, हाँ जी। राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, हाँ जी। मध्यस्थता द्वारा आंतरिक विवादों को प्रोत्साहित करना, क्या प्रोत्साहित करेगा? प्रोत्साहित, बढ़ावा देगा उनको विवाद को कि हाँ जाओ 2 घूंसे और लगा दो पाकिस्तान में, चीन, भूटान वालों, श्रीलंका वालों, ऐसा थोड़ी ना। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करेंगे, हाँ जी। अन्य देशों को इसकी आंतरिक समस्या देश खुद हल करेगा अपनी। 2 देशों के बीच की समस्या हल करनी, आंतरिक समस्या तुम पाकिस्तान में थोड़ी ना चले जाओगे समस्या हल करने। एबीडी सत्य है। भारत की संसद ने हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया? तो हिंदू विवाह अधिनियम आपका 1955 का है, 1955 का है। किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? ये आपका होमवर्क है। होमवर्क है। मजा आता है तुम्हें प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस का? नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता नहीं होता? तो ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर चाहिए जो साथी वीडियो को बाद में देखेंगे। आंसर मत लिखना भूला करो कभी भी, उसको रेगुलर बनाओ। मतलब हमको भी लगता है ना कि यार ठीक है हम कुछ कर रहे हैं, तो हम अगर बच्चों उसके लिए कुछ सोच पा रहे हैं तो वो एक ऊर्जा हमारे साथ हमेशा है, तो वो महसूस होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग अच्छे कार्य इसीलिए नहीं कर पाते कि उनको उस अच्छे कार्य के लिए सराहना नहीं मिलती। अगर आप लोग कवियों को सुनते और सही परिधान या किसी अन्य चीज़ को आप बढ़ावा देते, तो सीधी सी बात है कि जो नग्नता, अश्लीलता, जो न्यूडिटी फैलाई गई है, क्योंकि उनको पता है ना लोग इसको देखने आते हैं, ना देखते आप अच्छी चीज़ों को देखते तो संसार अपना अच्छा खुद हो जाता। तो संसार को खराब करने में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, और संसार अच्छा करने की बजाय गलत चीज़ों का चुनाव ज़्यादा करता है। ये हम सब ने इसके लिए माहौल बनाया है और पैदा किया है। और आप मान के चलिए कि आप जो अच्छा कार्य करते हैं उनको प्रोत्साहित करते, तो जो खराब कार्य करते थे वो भी अच्छा कार्य करने को मजबूर हो जाते। तो इस दुनिया, ये जैसी भी दुनिया है आज है या जैसी ये कल होगी, उसको निर्मित हमने किया है, हम सब उसके जिम्मेदार हैं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, और आंसर लिखना ना भूलें होमवर्क का बाद में। कल हम नए टॉपिक में, और कल हमारा काम रहेगा, अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो मौलिक कर्तव्यों से ऐसे पूछा जाता है कि छठा मौलिक कर्तव्य कौन सा, या दे देता आर्टिकल 51A के में क्या वर्णित है, आर्टिकल 51A सी में क्या वर्णित है। तो कल उसको हम ट्रिक से याद कर लेंगे ताकि आप हमेशा याद रखें। ख्याल रखेंगे अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, लव यू ऑल, टेक केयर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू।